मैं वहाँ पे हाउस सर्जन के रूप में काम करता था श्रीनगर में। श्रीनगर डॉक्टर्स ब्रास था। ये जेके अल्फ की आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। अच्छा, उस समय हिट लिस्ट निकले, किस किस कश्मीरी हिंदू डॉक्टर को बोला कि आप अब नहीं आइए, हम मंदिर जाएं। पीछे से कोई मुस्लिम बच्चा मेरी माता की साड़ी को पीछे से खींचे और कुछ अपशब्द बोले, ऐसी प्रक्रियाएं होती थी। वो इतना कॉन्फिडेंट थे कि आज़ादी इतना नज़दीक थी कि अगली बार जब वो जाएगा तो फिर उसको इंडिया का वीज़ा लेना पड़ेगा। एम्बुलेंस का इस्तेमाल भी हो रहा था टेररिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। व्हाइट कॉलर्ड क्लास जो होता है उसमें अलगाववाद और आतंकवाद का प्रभाव 90s में सबसे ज्यादा था। अलीशा गिलानी को जर्नलिस्ट ने उनको पूछा, इलेक्ट होने के बाद उनसे ये पूछा, तो आपको तो भारत के संविधान की शपथ लेनी पड़ेगी। तो उसने हंसते हंसते बोला था कि ये कुरान शरीफ की ओथ है जिसको वायलेट नहीं किया जाए। आर्टिकल 370 का रहना, अलग संविधान रहना, ये नेगेशन ऑफ इंडियन नेशन होता है, ये नेगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। व्हाट यू फीड द ब्रेन इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू फीड द बेली। भारत सरकार ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अलगाववाद का पहला लक्ष्य जो रहा वो हिंदू जीनोसाइड करना रहा। पहली जो वैचारिक बात भारत सरकार को चेंज करनी चाहिए सामरिक लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, वो ये है कि भाई टेरर हैज रिलीजन। क्योंकि भारत सरकार की सोच है सब कुछ पाकिस्तान से आ रहा है, सब कुछ पाकिस्तान से नहीं आ रहा है। मुस्लिम कम्युनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को छिपाने का काम कांग्रेस ने किया, बीजेपी भी वही कर रहा है। टेररिस्ट क्या करना चाहता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन कि टेररिस्ट कितने हैं। 4 टेररिस्ट न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। अगर आप कहोगे कि ये कोई साधारण 4 ही टेररिस्ट हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं। और अगर स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी समझती है कि हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच रखेंगे, कांग्रेस के टाइम पे इतनी घटनाएं हो रही थी और हमारे टाइम पे इतनी घटनाएं हो, ये तो ट्रिविलाइजेशन है ऑफ टेररिज्म। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत समय से कोशिश कर रहे थे आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन करने का। मैं भी ईगर था आपके साथ। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं आपके थ्रू जो कश्मीर की समस्या है उसको समझने की कोशिश करना चाहता हूँ और लोगों तक भी वो पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं देश में जो इस कश्मीर की समस्या को, जिन्होंने पर्सनली भी वो फेस किया है। आप एक कश्मीरी पंडित हैं जो वहाँ से 1989 के बाद 90 के बाद आपको जाना पड़ा कश्मीर छोड़ के। तो आपसे बेहतर कौन समझा सकता है, और आपका एकेडमिक टेक रहता है बहुत सारी चीज़ों में, आउटलुक रहता है, तो मुझे लगता है कि आप सबसे बेस्ट पर्सन हो इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं जो कश्मीर में उस दौर की जो मैडनेस थी, उस दौर में क्या ऐसा हुआ, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ है, ये बार बार होता रहता है, तो मैं उसको आपकी स्टोरी के थ्रू समझना चाहता हूँ कि वहाँ पे कश्मीर में जब आपके साथ जब वो हुआ, क्या था वो, क्या एग्जैक्टली क्या घटना हुई। उसके बाद हम उसमें जाएंगे कि उसकी पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो बेसिकली हम 85 से आज 2025 है, उस पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। कि जो पर्सनल एनेक्डोटल जो बात है उससे ही अगर शुरू की तो समझ में। मैं डॉक्टर हूँ पेशे से। जिस वक्त मिलिटेंसी अनलीश हुई या टेररिज्म या वायलेंस के अनलीश हुई, उस वक्त मैंने अपना हाउस जॉब कंप्लीट किया था और वहाँ पे जो लीडिंग वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा, तो मैं वहाँ पे हाउस सर्जन के रूप में काम करता था, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में था। और उस वक्त जो वो डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी था श्रीनगर में। तो अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, इसके बारे में उस वक्त ये था जो आजकल बात चल रही है ना, इसके जो टॉप डॉक्टर्स ब्रास था, ये जेके अल्फ की आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। अच्छा, उस समय वो डॉक्टर्स उस वक्त जो जिन्होंने आपका वहाँ पे एक्टिंग डायरेक्टर रहे कुछ देर तक, डॉक्टर गुरु, जो जेके अल्फ के कश्मीर के हेड भी बने कुछ देर तक। बाद में टेररिस्ट ग्रुप्स के बीच में की लड़ाई में उनको मारे भी गए। तो मैं उस समय में, जिस समय में कहते थे कि भाई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा एक हब ऑफ प्रो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का है, तो मैं वहाँ पे काम करता था। और
हमारे यहाँ पे जब ये प्रक्रिया शुरू हो गई असर्शन की, तो इंस्टीट्यूट के बीच में भी वहाँ के बिलबोर्ड्स पे या वहाँ पे अंदर जो दरवाज़ों पे हॉस्पिटल के, ये ऐसी बहुत से नोटिस छपी कि किसको यहाँ जिसको आप कहें थ्रेटनिंग कि आप यहाँ से जाइए, अच्छा, आप यहाँ पे नहीं रहिए। दूसरी बात, ये बात भी बहुत बार की जाती है कि भाई वहाँ पे कहते थे कि भाई टेररिस्ट दाएं बाएं से एक्टिविटी करके सोबरा इंस्टीट्यूट के कमरों में रहते थे रात को। चूँकि मैं थोड़ा बहुत मेडिकल कॉलेज के दिनों से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत एक्टिव था, तो मेरे बहुत से मुस्लिम मित्र मुझे बोल रहे थे, भाई तुम अपना काम अपने वार्ड के साथ ही रखो, बाकी जो तू बातें करता है ये बातें करना बंद कर दो कि हालात बदल रहे हैं। ये कब की बात होगी? ये 90 अर्ली 89-90 की बात। तो एक दो साल पहले ये शुरू हो गया था माहौल बनना, एक मिलिट्री ऑपरेशन का माहौल बनना। ये पहले से ही इसके लिए एक सिचुएशन शुरू हो गई थी कि आइसोलेटेड से जो यूरिनल्स हैं वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करना। किसी की हत्या नहीं होती थी लेकिन डिक्लेरेटरी था। तो बाथरूम्स में ब्लास्ट करना, ये प्रक्रिया उद्घोषणा के रूप में JKL की तरफ से ये एक्टिविटी शुरू हो गई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता से हत्याओं की कड़ी में बदली। अब जो ये प्रक्रिया शुरू हुई, इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा रोल समाज में अलगाववाद की पहुंच और आतंकवाद का एक किस्म से, एक जिसको आप कहेंगे ना आतंक नहीं, आतंकवाद का रिकग्निशन कि ये एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, इसका क्रांतिकारी स्वरूप, वो रिकग्निशन बनाने में मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों ने काम किया। जब वहाँ के हॉस्पिटल्स में, ख़ास तौर से जो वहाँ पे मेन हॉस्पिटल था गवर्नमेंट का और ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, और इन दो हॉस्पिटल्स में भी प्रमुखता से इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ के जब लीडिंग डॉक्टर्स आम लोगों की सोच में अलगाववाद से और अलगाववाद के माध्यम से जो वो कहते थे कि रेवोल्यूशनरी एक मोमेंट शुरू हो रही है, क्रांतिकारी एक मोमेंट शुरू हो गई है, जो बंदूक के माध्यम से जिसका एक्सप्रेशन होगा, उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसका बड़ा एक रोल रहा। तो समाज को अपनी गिरफ्त में लेने की एक प्रक्रिया चली। तो जब मैं इस पीरियड में मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम करता था, तो मेरे मुस्लिम मित्र मुझे बोलते थे कि आप नॉर्मली जब मान लीजिए हम मेस में खाना खाते थे या हम हॉस्पिटल के कैंटीन में खाना खाते थे जिस दिन हमारी ड्यूटियां होती थी, तो वो बोलते थे कि आप पॉलिटिकल बातें नहीं किया करो। तो उसी दौर पे वहाँ पे हिट लिस्ट निकले जहाँ पे किस किस कश्मीरी हिंदू डॉक्टर को या वहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसको बोला कि आप अब नहीं आइए। तो ये बातें थी, लेकिन हमको अभी भी लग रहा था कि ये इतना शायद रूप नहीं लेगा। हमको लग रहा था। क्या आपने पहले ऐसा कुछ देखा था अपने बचपन में या स्कूल के टाइम पे, या आपकी फैमिली ने ऐसा कुछ देखा था? प्रोसिक्यूशन के अपने तरीके होते हैं। मान लीजिए हम मंदिर जाएं और पीछे से कोई मुस्लिम बच्चा मेरी माता की साड़ी को पीछे से खींचे और कुछ अपशब्द बोले, ऐसी प्रक्रियाएं होती थी। अच्छा, पहले भी? हाँ, पहले भी होती थी। ग्रेजुअली जो एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनल हेट्रेड ये बढ़ता गया, जितना जितना अलगाववाद की पकड़ समाज पे बढ़ती गई और जितना जितना जो गवर्नेंस एपरेटस इसके इन्फ्लुएंस में आता गया, उतना उतना ये एक्सप्रेशंस बढ़ते गए। थ्रेट के, इंटिमिडेशन के, आपके बारे में आपके निकनेम्स को बोलना, आपके साथ ह्यूमिलेटिंगली बात करना। कैसे निकनेम्स? दाल बटा। ये क्या मतलब? दाल बटा कहते थे कि वो कहते थे कि हम मीट खाने वाले हैं, आप दाल खाने वाले हो। सो इट वाज अ डेरोगेटरी वर्ड। ये तो वो जिन्ना भी बोलता था ना, ऐसे ही? जिन्ना भी बोलता था, गांधी को शायद ऐसे ही बोलता था। तो दाल नॉर्मली जब उनको निक नेम के रूप में बात करनी तो बोला जाए दाल बटा।
मतलब तू भट्टा। कश्मीरी हिंदू का वहाँ पे लोकल नाम कश्मीरी पंडित नहीं था, को लोकल हमारी है भट्ट। भट्ट एक संस्कृत नेम था, तो कश्मीरी भट्ट। तो वो भट्ट के नाम से हमको कश्मीर में हम कश्मीरी पॉपुलेशन के दो हिस्से हैं, भट्ट और मुसलमान। तो अगर इथनिक डिवाइड विद इन द ब्रॉडर इथनिसिटी ऑफ कश्मीर बात करें तो वहाँ पे दो कम्युनिटीज़ रहती हैं कश्मीर में, कश्मीरी मुसलमान और भट्ट। हम भट्ट हैं। ये जो कश्मीरी पंडित बात है, ये हाउ द पीपल आउटसाइड वुड डिस्क्राइब अस। तो उसमें यह था कि सबसे पहले चूंकि जो सर्वास्तिवाद इन बुद्धिज़्म जिसका रहा, जिसका प्रवाह बुद्धिस्ट एरियाज़ में रहा लद्दाख में, तो वो मानते थे कि कश्मीरी ब्राह्मण बुद्धिजीवी है कश्मीरी, तो वो पंडित कहते थे हमको। इसी तरह से जो कश्मीरी बाहर आए थे और वहाँ पे या तो राजाओं के दरबार में या तो जो नवाबों के दरबार में कहीं कहीं पे जिनकी नौकरियाँ लगी थी, उनको भी ये रिकग्निशन वो समझते थे उनकी एक्सपीरियंस के आधार पे कि ये पंडित है, ये जानकार है। तो कश्मीरी पंडित हमारा लोकल नाम तो भट्ट है। कश्मीरी पंडित हमको वो नाम है जो कश्मीर के बाहर के लोगों ने हमको दिया है। जो आहिस्ता से, तो मैं वापस इंस्टीट्यूट की बात, सोवरा इंस्टीट्यूट की बात कहूँ तो वहाँ पे ये बात चल रही थी कि यहाँ पे डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप अलगावाद के साथ है, और जो लोग अलगावाद के साथ हैं उनको प्रमोशन भी मिलेगी, उनको रिकग्निशन भी मिलेगा, उनको इम्पोर्टेंस भी मिलेगी। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बोलूँ, जब मैं ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट में था तो वहाँ के जो हेड ऑफ द यूनिट थे, तो वो एक बार मॉर्निंग में जब राउंड करते हैं तो उनके साथ उनका ही पढ़ाया गया एक लड़का जो शायद साउथ में तमिलनाडु में शायद जो एमडी कर रहा था, वो भी आया था। तो वो ज्वाइन कर रहा था, तो हमने वार्ड किया, तो आपस में बात कर रहे थे जो जैसे भी डॉक्टर्स करते हैं हर एक पेशेंट का, तो बीच में बात भी चलती, हालात के बारे में भी बात राउंड करते करते। तो जब राउंड कंप्लीट हो गया तो इसने बोला अच्छा तुम कब जा रहे हो? तो उसने बोला कि बस इंशाल्लाह जाऊँगा। उसने बोला अच्छा इंशाल्लाह अगली बार आओगे तो फिर जब जाओगे तो वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट थे कि आज़ादी इतना नज़दीक थी कि अगली बार जब वो जाएगा तो फिर उसको इंडिया का वीज़ा लेना पड़ेगा। अच्छा, ये इस तरीके का डिस्कोर्स ओपन था, ये ऐसी बात नहीं कि छुपी छुपाई बातें थी। तो इसी पीरियड में मेरे जैसे जो थोड़ा बहुत कॉलेज के दिनों में भी थोड़ा बहुत एक्टिव था, स्पोर्ट्स में भी एक्टिव था, थोड़ा बहुत कॉलेज का जो पॉलिटिक्स होता है, स्टूडेंट एक्टिविटी होती है, उसमें भी एक्टिव था। तो मेरे मित्र बोलते थे तू ज़्यादा बातें नहीं किया कर। तो कई बार मैं उनसे पूछता था कि क्या कुछ होने वाला है? वो बोलते नहीं अभी नहीं होना, अभी तो ये सेकुलर मोमेंट है, लेकिन ये कम्युनल भी बन सकती है। तो एक व्यक्ति हैं, मैं वहाँ पे हमारे मित्रों में से ही थे, अब पता नहीं मुझे किसी ने कहा कि वो फिर बाद में आतंकवाद में उनकी डेथ हो गई। तो प्रो सेपरेटिस्ट थे वो, मुझे मालूम था कि इनकी अलगाववादी विचारधारा, लेकिन मेरे साथ हेलो हाय ऐसी बातचीत भी चली। तो मैं जब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में हम वहाँ पे जहाँ पे मैं मेटाडोर में जाता था जिस पॉइंट से, तो वो भी कभी कभी आता था और बैठता था, क्योंकि वो भी उसको भी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जाना होता था। यूजुअली वो 10 लोगों के सामने बात करेगा, बटा क्या है वो, तो मतलब ताकि सब लोग जाने कि इस गाड़ी में कोई कश्मीरी पंडित बैठा है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था उस वक्त के कम्युनल माहौल में कि कोई आपको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके बात करे। तो एक बार ऐसे ही हालात ख़राब हैं, कोई हत्या हुई है, उसके कारण हड़ताल हुए थे, उसके कारण कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन हुई थी, माहौल ख़राब था श्रीनगर सिटी का। तो मैं जब हॉस्पिटल जा रहा था कुछ सुबह, जब मैं गाड़ी में चढ़ा तो वो भी चढ़ा, तो मुझे लगा कि अब ये फिर से बोलेगा सब लोगों के सामने एक कम्युनल माहौल में, मेरे को आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन इसने उस दिन ये बात नहीं की, वो चुप करके बैठा। तो जो ही मैं जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो मेटाडोर से नीचे उतरे, अब हम वॉक कर रहे हैं टुवर्ड्स द हॉस्पिटल प्रीमिसेस, तो ये मेरे पीछे आया, मेरे कंधे पे हाथ रखा। तो उसने बोला यार देखो हालात बिगड़ेंगे, जाओ जम्मू चक्कर लगा के आओ कुछ देर यहाँ पे हालात। मैंने बोला कि तू अभी बोल रहा है, अभी मैं यहाँ से जाऊँ कि नहीं, कुछ टाइम है? वो बोल रहा है यार देखो अभी तक तो मुझे लगता है कि अब ये जो मुहिम है ना हमारी, इसमें कम्युनल इसका डायमेंशन रहेगा। तो कश्मीरी पंडित के साथ
खतरा हो सकता है और तुम प्रोमिनेंट हो, इसलिए जा जम्मू चक्कर लगा के आ जा, कुछ देर तक यहाँ पे हालात तब तक सुधरेंगे। मैं इसको पूछता हूँ कि मुझे अभी जाने का तू बोल रहा है या अभी कुछ? उसको नहीं यार जा, अभी आज जा, अब क्लास अपने वार्ड में जा, लेकिन मेरे हिसाब से तुम जाओ यहाँ से। तो अब मेरे लिए सोच है कि मैं अभी जाऊँ, क्या ये मुझे ये बोल रहा है कि भाग जा यहाँ से, तेरे को मारने का प्रोसेस बन गया है। और ये भी मुझे मालूम है कि ये व्यक्ति, ये डॉक्टर हमारे कॉलेज के दिनों से ही वहाँ पे जो कम्युनल सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के साथ उसके साथ आइडेंटिफाई करता था। तो खैर मैं गया, अपने वार्ड में गया, तो इसने, तो मैंने दाएं बाएं थोड़ा बहुत मालूम भी क्यों, ये था जान में इसका, इसने कहा था कि 2-3 दिन। लेकिन जो ही मैं वार्ड में गया, वहाँ पे जो नर्स थी उसने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब आप घर जाइए, यहाँ पे कुछ लड़के आ रहे थे, आपको ढूंढ रहे थे, और हमको लग रहा है कि वो जो कश्मीरी चोगा होता है फेरन, उनके पीछे उनके बंदूक था। वो अभी बोल ही रही थी, मैंने कॉरिडोर में 2 लड़कों को देखा, वो आ रहे, राउंड कर रहे थे। तो मैंने देखा कि क्लियरली देखा कि उनके फेरन के पीछे से एक छोटी सी नली, और वो वहाँ पे गेट पे खड़े थे। तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में एक जनरल पेशेंट्स के लिए लिफ्ट होता था, या बाकी लोग जो इस्तेमाल करते थे, एक डॉक्टर्स लिफ्ट होता था, जो डॉक्टर्स जो जहाँ पे हमारा एनक्लोजर हुआ करता था वार्ड में, वहीं पे डायरेक्टली आता था। चूँकि मैं डॉक्टर्स वहाँ पे काउंटर पे था, मैं वहाँ से इमीडिएटली लिफ्ट में गया। तो सिस्टर्स जो ऑन ड्यूटी थी या नर्सेज जो ऑन ड्यूटी थी, उन्होंने मुझे आप जाओ। तो मैं लिफ्ट में चढ़ गया, नीचे गया, उन्होंने मुझे देखा, वो दौड़ने लगे, क्योंकि उनका मेन लिफ्ट तब तक नहीं आया था। वो सीढ़ियों पे दौड़ते दौड़ते पीछे, जब उन्होंने देखा कि मैं लिफ्ट में गया हूँ, खैर नीचे उतर के वहाँ पे एक काउंटर लगता था बैंक का, तनख्वाह के लिए जो एम्प्लॉयज़ को देते थे, वहाँ पे लाइन लगी थी। मैं उस लाइन में खड़ा हो गया। तो इनको लगा कि शायद मुझे नहीं मालूम, मेरे हिसाब से मुझे नहीं मालूम उनको क्या समझ में आ गई। ये वहीं पे उन्होंने वहाँ पे शायद ये समझा कि ज़्यादा लोग हैं, मेरे को पकड़ें, मेरे को कुछ कहें। वो शायद वेट कर रहे थे कि मैं लाइन से आ जाऊं और बाद में। तो बीच में इसीलिए वो कॉरिडोर का ये करने, दौरा करने, यहाँ से उधर तक जाओ, उधर से वापस आओ। तो जो ही वो इधर से गए तो मैं पीछे से भाग गया। किसी तरीके से मेन गेट पे आके वहाँ पे एक मेटाडोर में चढ़ा। मेट्रो में चढ़ के कुछ हाफ ए डिस्टेंस गया, मैंने देखा कि वो एक ऑटो में आ रहे हैं। मेटाडोर से मैं उतरा एक पॉइंट पे, जहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लाइंड पॉइंट था, वो मेटाडोर को नहीं देख पा रहे थे। वहाँ पे वापस उतरा, और लकीली मेरे लिए वहाँ पे एक और ऑटो जो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा था, मैं उसमें चढ़ा। तो वो मैं उनको गुजर के गया। और फिर उस दिन मैं अपने घर नहीं गया, मैं वहाँ पे अपने अंकल के यहाँ गया। उनका मकान कैंटोनमेंट एरिया में था, और बाद में भागना पड़ा। नेक्स्ट डे घर की लेडीज़, मेरी पुफी थी और मेरी नानी थी, उनको लेके मैं जम्मू आ गया। माहौल ऐसा था कि आपको मैं सिंपल कि एक बार मैं रात को देर से अपने वार्ड का राउंड कर रहा था, और सर्दी बहुत थी, इसलिए मैं अपने जहाँ पे मेरा हॉस्टल था, हॉस्टल के मेस में मैं नॉर्मली खाना खाता था। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि इतनी सर्दी में मुझे बीच में से जाना है, तो मैं हॉस्पिटल के कैंटीन में ही खाना खाऊंगा। तो मैं रात के 11 साढ़े 11 बजे कैंटीन में गया, और वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे 20-25 लड़के बैठे हैं, और 7-8 क्लाशनिकोव इस तरह से खड़ी दीवार के साथ लगी हैं। और मैं, हाँ, वो वहाँ पे टीवी देख रहे थे, न्यूज़ सुन रहे थे, AK-47। और मेरे को आंखों में जो वहाँ का कैंटीन का वो जो बॉय था, वो मुझे दिखा रहा है कि तू जा यहाँ से किसी तरीके से, इससे पहले कि वो देखें कि मैंने उनको देखा है। मेरे को ये समझ में आ गया, वो मुझे दिखा रहा है आप जाइए, आंखों से ही दिखा रहा है। सो आई लेफ्ट। कहने का तात्पर्य ये है कि माहौल इस तरह से बन रहा था, जहाँ पे हमारी जानकारी में कभी कभी एम्बुलेंस का इस्तेमाल भी हो रहा था
टेररिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अच्छा, इसलिए ये आप जो लगता है ना अभी डॉक्टर आए, ऐसी बात नहीं है, ये पहले से था। हाँ, क्योंकि अभी बात हो रही है कि ये जो डॉक्टर्स का मॉड्यूल जो अभी पकड़ा गया है, मतलब पहलगाम से लेके फरीदाबाद और फिर लखनऊ, कितने सारे डॉक्टर्स और सारे कश्मीरी बैकग्राउंड से हैं, वहीं के लोग हैं और उनके कनेक्शंस हैं। तो ये तो ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि पहली बार हो रहा है, बट आपने जिस तरीके से बताया तो आपके साथ गुजरा है खुद। मैं दूसरी बात आपको बताऊंगा, अभी पिछले 2 साल में लगभग मेरे ख्याल से 100 से अलावा एम्प्लॉयज़ को डिसमिस किया गया है। अलगाववाद और आतंकवाद में वो किसी न किसी रूप में सम्मिलित पाए गए। तो स्टेट अपैरेटस जो है, स्टेट, ये मैं पिछले 2 साल की बात कर रहा हूँ। और मैं आपको बिल्कुल ये मतलब बिल्कुल जिसको आप कहेंगे ना ऑथेंटिकली ये बात कह रहा हूँ कि वाइट कॉलर्ड क्लास जो होता है, गवर्नमेंट के सिस्टम में जो नौकरी कर रहे लोग होते हैं, उसमें अलगाववाद और आतंकवाद का प्रभाव 90s में सबसे ज़्यादा था। ये ऑलरेडी एक प्रक्रिया थी। और वाइट कॉलर्ड सोसाइटी का गवर्नमेंटल अपरेटस में सर्वाइव करना, प्रमोशन मिलना, उसमें ऑपरेट करना, ये एक मैसेज थी आम नागरिक के लिए कि विघटन की प्रक्रिया ऑलरेडी इस हद तक पहुंच चुकी है, एवरीथिंग इज इन अवर कंट्रोल। तो इसका एक डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट था। तो मुझे ये अचंभे की बात लगी कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नई डेवलपमेंट है। ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। मैं आपको एक और बात कहूँगा, ऐसी बहुत घटनाएं घटी हैं, ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पे लोगों को खतरा होता था अगर वो इंजर होके हॉस्पिटल जाएं, मेन हॉस्पिटल जाएं, तो उनको कहा जाता है, नॉर्मली लोगों को एजुकेशन थी, सिक्योरिटी फोर्सेस को एजुकेशन है कि उनको डायरेक्टली मिलिट्री हॉस्पिटल लिया जाए, आम हॉस्पिटल नहीं लिया जाए। और ये भी डर लगता था कि कहीं दे विल बी अलाउड टू ब्लीड टू डेथ, क्योंकि ऐसे कुछ केसेस हो गए थे जहाँ पे लोगों ने सुना था कि इंजर्ड व्यक्ति जो अगर वो नॉन मुस्लिम हो और अगर वो मान लीजिए इंडियन एस्टैब्लिशमेंट का कोई बंदा हो, सिक्योरिटी फोर्स को उनको खतरा होता था कि क्या हमको वहाँ पे वो इलाज मिलेगा जो नॉर्मली मिलना चाहिए। ऐसे भी बहुत इंसिडेंट्स हैं। तो ये तो मतलब जो डॉक्टर की जो ओथ होती है, ये तो उसका धर्म है, उसी का उल्लंघन है ये तो। देखिए, ओथ के लेवल पे मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्योंकि आपने ये बात की, वहाँ पे जो जमात इस्लामी के प्रमुख नेता रहे हैं और हुर्रियत के भी बहुत देर तक वो चेयरमैन रहे हैं, वो रहे हैं अलीशा गिलानी, उनका नाम आपने सुना होगा। अलीशा गिलानी को कहते हैं कि वो इस अलगाववाद के जो प्रमुख आइडियोलॉग्स में थे और इस अलगाववाद को फैलाने वालों में से उनका एक प्रमुख भूमिका है। और फिर हिजबुल मुजाहिदीन का वर्चस्व स्थापित करने में जेके अलफ से ऊपर, उसमें भी उनका एक रोल रहा है। इन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट किया था, अलगाववादी लीडर होने के बावजूद भी इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। और किसी ने उसको पूछा था कि भाई, जर्नलिस्ट ने उनको पूछा कि भाई आप जाओगे तो आपको तो भारत के संविधान की शपथ लेनी पड़ेगी। तो उसने हंसते हंसते बोला था कि नहीं, इलेक्ट होने के बाद उनसे ये पूछा। तो उसने बोला कि आप मुझे बताओ, क्या ये कुरान शरीफ की ओथ है जिसको वायलेट नहीं किया जाए? संविधान की शपथ क्या कुरान शरीफ की ओथ के बराबर है जिसको वायलेट नहीं कर सकते? ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। जर्नलिस्ट ने ये कहा है, उनने अपने इसमें लाया है। उनके पास रिकॉर्ड है कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ऐसी बात है कि ओथ को वायलेट करना, इट इज नॉट बिगर देन adhering to the amazing clarity, oath to the Quran और oath to the religious perspective। बट कितनी क्लैरिटी है ना, क्लियरिटी, बहुत आइडियोलॉजिकल क्लियरिटी है उनको। हम क्या कर रहे हैं अलगाववादी, वो इसके बारे में बहुत आइडियोलॉजिकल क्लियरिटी है। सर ये बताइए कि मैं आज के जो हमारी प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली आज की प्रॉब्लम तो है नहीं, बट आज भी वो प्रॉब्लम है, बट ये हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये कहीं ना कहीं उस टाइम भी वैसी ही थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये सिचुएशन बनी कैसे, जो आपके साथ और आपके जो पूरे समाज के साथ जो हुआ, हिंदू समाज के साथ जो हुआ कश्मीर के, वो वहाँ से भागना पड़ा सबको, कितने लोगों की हत्याएं हुई, ठीक है, एक डर का माहौल बना, परसिक्यूशन हुआ, जेनोसाइड हुआ, ठीक है। इसकी सिचुएशन ये कैसे, ये जो मैडनेस क्रिएट की जाती है क्राउड्स में कि पूरी सोसाइटी में एक ऐसा माहौल बनाया गया
जो आप कह रहे हो कि धीरे धीरे क्रिएट हुआ, बट एक फर्वर जो आया 89-90 में, वो इस लेवल पे पहुंच गया कि वहाँ से लाखों लोगों को भागना पड़ा जो वहाँ के ओरिजिनल हैबिटेंट्स हैं। कश्मीर की मुस्लिम राजनीति का जो वैचारिक धरातल था वो, जिसको आप कहें सांप्रदायिक था, वो एक रिलीजियस पॉलिटिक्स था, जिसका एक्सप्रेशन पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रूप में हुआ और बाद में थोड़ा बहुत जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदली तो एक पोस्चर सेकुलर रहा, लेकिन जो पॉलिटिक्स का प्रैक्टिस रहा वो एक कम्युनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के दायरे में ही रहा। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी जो वहाँ पे कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडित, वो लीडरशिप नेहरू से मिली और उन्होंने नेहरू को कहा कि भाई अब तो आज़ादी आने वाली है, पहले आज़ादी से पहले तो, लेकिन और हम तो उसके साथ पूरा है, हमने इसके साथ अपना समर्थन दिया है, लेकिन आप जो यूलोजाइज करते हो या जो आप प्रशंसा करते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एज ए सेकुलर अल्टरनेटिव, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेकुलर पार्टी नहीं है, इसको आप ये रिकॉग्निशन नहीं दे दीजिए। नेहरू ने उनको रिबफ किया और नेहरू ने उनको ये नहीं बोला कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करो। नेहरू ने उनको आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी उसने उनको कहा कि भाई आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करो, अगर ख़त्म नहीं होना है नहीं तो भाग जाओ। लोकल लेवल पे ये मैसेज क्लियरली थी कि मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो विलय की प्रक्रिया के साथ है उसको सेकुलर बताना एक राष्ट्रीय हित है। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि उस वक्त एक बात चली थी कि एक्सेशन जब हुआ, एक्सेशन तक जो डिबेट मुस्लिम सोसाइटी में चल रहा था वो ये चल रहा था कि भाई कश्मीर घाटी चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है, इसका तो नॉर्मली पाकिस्तान के साथ जुड़ाव चाहिए। अब उस वक्त जो प्रमुख पार्टी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को तय करना चाहती थी कि क्या पाकिस्तान के राष्ट्र के उस दायरे में कश्मीरी मुसलमान के उपराष्ट्रवाद को क्या मान्यता मिलेगी, क्या जिन्ना इस बात को मानेगा अगर कश्मीरी मुसलमान ये कहेगा हम पाकिस्तान के साथ, क्या वो मानेगा कि कश्मीरी मुसलमान का अपना एक दायरा भी है राजनीति करने का। अंग्रेजी में ऐसे बोलूं कि इन बिगर से मुस्लिम नेशन पॉलिटिक्स will Jinnah give the recognition for small Muslim politics to the sub-national Muslim politics which Sheikh Abdullah represented? जिन्ना ने इस बात को लेके कभी भी उन्होंने मान्यता नहीं दी इस बात को। उसने शेख अब्दुल्ला को सेपरेट लीडर नहीं माना मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान का, वो कर भी नहीं सकता था, बिकॉज वही पश्तूनों के साथ हुआ, वही बलूचियों के साथ, वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को अब कश्मीर के फ्यूचर रूलर के रूप में देख रही थी, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और इसी पीरियड में जब पाकिस्तान ने इन्वेजन किया तो पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई। एक उद्घोषणा सिर्फ हिंदू के लिए नहीं हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी होगी कि जिन्ना अब मिलिटरीली कश्मीर पे कब्जा करेगा, जिसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंत शायद सामने है और शेख अब्दुल्ला का लीडर या शेख अब्दुल्ला का जो भी कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में वो अपने आप को देख रहा था वो भी ख़त्म है। जो ये पर्सपेक्टिव था तो उस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जो एक्सेशन का की योजना थी अंग्रेज़ों ने बनाई थी उसके कॉन्टेक्स्ट में जम्मू कश्मीर का विलय इंडिया के साथ होना। सो जो महाराजा की अपनी जो उन्होंने डिले किया था उनके अपने रीज़न थे, जिसमें बहुत सी बातें बड़ी लेजिटिमेट थी कि वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में थे लेकिन अभी विलय नहीं किया था भारत के साथ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी कर रही थी एंगेजमेंट के माध्यम से कि किसी तरीके से जिन्ना उनको एक मान्यता दे दे, ये करने के बाद जो ये हुआ पाकिस्तान का इन्वेजन हुआ जिसमें उन्होंने ट्राइबल्स को आगे रखा, इसको एक कलर देने के लिए कि ये लोगों की बगावत है। जब ये प्रक्रिया आगे चली तो उस वक्त
इन सब लोगों के लिए एक फेट अकम्पली डिक्लेयर हो गई। एक्सेशन अनिवार्य बन गया मेन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ताकि इन्वेजन स्टॉप हो जाए। उसके बाद ही तो भारत सरकार फौज भेज सकती थी। तो जब महाराजा का जो मेन प्राइम मिनिस्टर मेहरचंद महाजन गया मिलने के लिए नेहरू के पास, तो नेहरू ने थोड़ा बहुत डिसर किया, उसको पूछा कि भाई तुम्हारे साथ कश्मीरी मुसलमान है कि नहीं है। और जो हमने पढ़ा उसके माध्यम से ये था कि भाई इसने कहा कि भाई देखो, मेरे को महाराजा ने कहा कि मैं आपको ऑफर एक्सेशन मैं एक्सेशन करता हूँ और आप उसको मान्यता दीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मुझे जिन्ना के पास जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि क्रक्स आर्गुमेंट का, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है फिर। अच्छा, लेकिन अगर हम इस अनसर्टिनिटी को रहने देंगे तो फिर तो खून खराबा होगा। हम ही खून खराबा नहीं चाहते हैं। ऑलरेडी जिसको कहते हैं हॉलोकॉस्ट ऑफ पार्टीशन तो ऑलरेडी चल रहा था, पार्टीशन की वायलेंस चल रही थी। तो लोगों कहने वालों का, लिखने वालों का यह है कि भाई उस वक्त शेख कुबला बिल्कुल साइड पे ये सुन रहे थे, वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। वो नेहरू के पास बोले आए और उनको बोला कि आप इसको एक्सेप्ट करो। इन्फ्रेंस है कि भाई नेहरू ने फिर शेख कुबला के इंटरवेंशन के बाद जब ये हुआ कि एक्सेशन मान लीजिए, तो उन्होंने एक्सेशन को किया। और बाद में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए, जिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में इंडियन फौज आई, फिर सीज फायर तक, कोई हिस्सा पाकिस्तान के पास ही रहने दिया गया, लेकिन ये प्रक्रिया चली। बहुत से लोगों ने इसको कहा कि भाई ये सेकुलरिज्म की पराकाष्ठा थी कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में के नेता ने एक सेकुलर इंडिया के साथ, एक ऐसे समय में जब मुसलमानों ने एक बहुत बड़े पैमाने पे रेफरेंडम में पाकिस्तान के बनने को सपोर्ट किया था, तो भारत की धरती पे वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वहाँ के नेता, मुसलमान नेता ने कहा कि हम इसको क्या बोलते हैं, हम भारत के साथ रहेंगे, भारत के साथ विलय करेंगे, एक्सेशन की। तो इसको कहा गया कि ये सेकुलरिज्म का एक सबसे बड़ी विक्ट्री है। और इस फ्रेमवर्क में अभी तक डिबेट चल रहा। लेकिन एक बात को सारे भूल गए, यूं ही सीज फायर हुआ तो नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो बन रही थी, उसके लिए शेख उबला को बोला, जो उस वक्त इंटरिम प्राइम मिनिस्टर था, उसको बोला कि तुम अपने स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव भेज दो। शेख उबला ने बोला कि हम उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। शेख उबला ने बोला कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे यहाँ पे। तो नेहरू ने बोला कि तुम क्यों डिप्राइव कर रहे हो फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और ह्यूमन जो इसमें जो जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स से, इससे क्यों डिप्राइव कर रहे हो। तो शेख उबला ने सिंपल आर्ग्यूमेंट दिया, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं चलेगी जो व्यवस्था बाकी देश में है। अब जब मैं ये आपको उदाहरण देता हूँ, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि शेख उबला एक स्टेट चाहता था जिसका जो एक अलग संवैधानिक व्यवस्था जहाँ पे हो, जहाँ पे बेसिकली वो ऐसी स्टेट चाहता था जिसमें ना जिन्ना की दखल हो ना नेहरू की। नहीं, कंट्रडिक्शन इससे बड़ा था। हाँ। वो उसी प्रिंसिपल पे सेपरेट स्पेशल स्टेटस चाहता था, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहता था, जिस प्रिंसिपल पे पाकिस्तान बना था। बट वो इंडिया में क्योंकि उसको ये करना कार्व आउट करना कंट्रडिक्शन क्या था? हाँ। कि इसका इम्प्लीकेशन क्या था? इसका इम्प्लीकेशन था कि पाकिस्तान जो बना वो भारत के बाहर का पाकिस्तान था। शेख उबला बाय इम्प्लीकेशन ऑफ दिस आर्गुमेंट भारत के संविधान के संरक्षण में एक पाकिस्तान बनाना चाहता था, उसी प्रिंसिपल पे। जब आप मुस्लिम मेजॉरिटी को आधार बनाओगे एक अलग संवैधानिक व्यवस्था के लिए, यही तो मुस्लिम लीग भी कर रहा था। लेकिन जो कार्डिनल कंट्रडिक्शन था, इस सारी प्रक्रिया को सेकुलरिज्म की विक्ट्री माना गया। इस सारी प्रक्रिया को भारत राज्य या भारत राष्ट्र जो बन रहा था, इसकी डिफीट नहीं, इसका कंट्रडिक्शन नहीं माना गया। और ये नैरेटिव तब से आज तक चला। इवन बीजेपी ने आर्टिकल 370 हटाकर भी कभी ये नहीं कहा था कि आर्टिकल 370 की इम्प्लीकेशन ये थी कि इट वाज नेगेशन ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म,
It was negation of Indian nationhood based on the principle of equality and pluralism. उन्होंने इसको क्वालिफाई ही नहीं किया. उन्होंने कहा कि हमने आर्टिकल 370 डेवलपमेंट के लिए किया. नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं था. आर्टिकल 370 का रहना, अलग संविधान रहना, ये नेगेशन ऑफ इंडियन नेशनहुड था, ये नेगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था. अब इस बात को कांग्रेस भी बोल रहा था कि ये बहुत बड़ी सेकुलरिज्म की विक्ट्री हो गई थी, और बीजेपी ने जब हटाया तब भी उन्होंने सही बात नहीं की. मैं आपको बोल रहा हूं कि जम्मू कश्मीर वॉज क्रिएटेड एज अ मुस्लिम स्टेट ऑन द टेरिटरी ऑफ सेकुलर इंडिया. कंट्रडिक्शन ये था, और इसको छुपाना एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बना. दूसरी इसी की बात है कि ये डिसाइड किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी पूरी तरह से तो अभी भारत के नेशनहुड के साथ आइडेंटिफाइड नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहती है. पाकिस्तान के साथ नहीं जाना, यह माना गया कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेकुलरिज्म होने का एक सूचक है. यह कहीं पे भी नहीं माना गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक आधे अलगाववाद की राजनीति के आधार पे बनी हुई एक पार्टी है. एक स्ट्रेटेजिक परवर्शन दूसरा जो इसी टाइम पे आ गया, वो ये आ गया कि जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रवाद का निर्माण होगा वो आधे अलगाववाद को एम्पावर करके पावर में रख के, ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है, खत्म नहीं है पूर्ण रूप से. तो जब आप कहते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ, जो आप शुरुआत तो वहाँ से होगी जब आप समझते हो कि कश्मीर घाटी में नेशनलिज्म सेपरेटिज्म के रूट से आएगा और सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म को एम्पावर करने के रूट से आएगा. जब आपने इस बात को माना तो बेसिक पेडिस्टल फॉर सेपरेटिज्म भी खड़ा हो गया और बेसिक पेडिस्टल फॉर कम्युनलिज्म भी खड़ा हो गया. परवीन स्वामी ने कश्मीर को लेकर एक पुस्तक लिखी है जिसका आधार, परवीन स्वामी मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि उसको यूजुअली लेफ्ट ऑफ सेंटर जर्नलिस्ट मानते हैं, और जिसने कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन को लेके बहुत बार उन्होंने जिहाद, कश्मीर के जिहाद, इस बात को लेके किताब लिखी है. शायद लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड जिहाद, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं है, परवीन स्वामी ने लिखी इस वक्त में. तो उन्होंने उसमें कहा कि 7 साइकिल्स ऑफ जिहाद, जब जो 90 में हुआ, वो कहता है 7 साइकिल है प्रोट्रैक्टेड वॉर का. एक साइकिल चला, वो कामयाब नहीं हुआ, फिर दूसरा साइकिल हुआ. तो एक कॉन्टिन्यूटी, ये जो एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ जिहाद है, इस कॉन्टिन्यूटी ऑफ जिहाद को न तो भारत सरकार का सामरिक दृष्टिकोण रिकॉग्नाइज करता है, न तो भारत सरकार का पॉलिटिकल क्लास रिकॉग्नाइज करता है. और जो वो किताब है उसमें उसने लिखा है कि ये बेस्ड है ऑन द आर्काइव्स ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस. अब मैं इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया कि जब एक कम्युनल आइडियोलॉजी वाले लीडरशिप को आप रिकॉग्नाइज करोगे, एक सेकुलर मसीहा, फिर आप अगर हाफ वे सेपरेटिज्म और मुस्लिम कम्युनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को आप मान्यता दोगे कि ये एक तरीका है लोगों की एलिनेशन ख़त्म करके राष्ट्रवाद का निर्माण करने के लिए, तो एक बड़ा बहुत ज़बरदस्त एक विशेष मिक्स बनता है. ये आधार बन गया जिस पे फिर पाकिस्तान ने भी डैबल किया, इस्तेमाल करने की कोशिश, और बाकी लोगों ने भी किया. क्योंकि 1990 के जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, वो एक तरीके से ये बोला जाता है कि क्योंकि हमने बांग्लादेश को अलग किया पाकिस्तान से, उसके बाद ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हुआ और उन्होंने कश्मीर में और पंजाब में, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में और जगह भी प्रॉब्लम क्रिएट करने शुरू किए, सेपरेटिज्म के लिए मूवमेंट्स को सपोर्ट किया. तो ये जो कश्मीर की जो समस्या में पाकिस्तान की समस्या मानी जाती है, कई जगह ये बोलते हैं कि कश्मीर की समस्या तो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान ना हो, पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. उससे पहले कुछ लोग मानते थे कि कश्मीर की प्रॉब्लम एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है. आज भी बहुत लोग मानते हैं कि भाई कश्मीर अगर दे दो तो फिर सब शांति हो जाएगी. तो ये सारे जो भ्रम हैं, ये पहली जो झूठ बोली गई, जो आपने बताया, जो पहली झूठ है, फर्स्ट सिन, कि खुद से झूठ बोली हमने, वहीं से तो सारी झूठें शुरू हुई ना. जब उसकी बेस ही, जो उसकी फाउंडेशन है, उसका जो नींव है वही झूठ पे है, तो जो पूरी इमारत खड़ी की है
वो तो ढहेगी फिर झूठ के वो ऊपर। स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव का हिस्सा रहा। ये झूठ बोलना, हाँ, ये इल्यूजन या डिल्यूजन, ये हमारी तो स्ट्रेटजिक थिंकिंग का ये उस टाइम की थोड़ी बताइए मुझे कि क्या, जब आप तो बहुत मतलब ठीक है यंग थे, डॉक्टर थे, बट क्या आपको कुछ क्लैरिटी थी? क्या आप लोग सोचते थे उस टाइम क्यों हो रहा है ये हमारे साथ, और आपका क्या एवोल्यूशन हुआ है? आप कैसे इस पूरे प्रोसेस को समझ पाए? ब्रॉडली जो सोशल कॉन्सेंसस था, सोशल कॉन्सेंसस में ब्रॉडली नेशनल कॉन्फ्रेंस के कम्युनल इंटेलिजेंस को अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, कश्मीरी पंडितों में भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के मानने वाले भी वो समझते थे कि ये बात है। अब उसमें ये फर्क था कि कुछ लोग समझते थे कि डेमोक्रेसी के आने के बाद सेकुलरिज्म खुद आएगा, हमको कुछ देर बर्दाश्त करना है, क्योंकि शख्सी राज के बाद, मोनार्की के बाद पहली बार कश्मीर में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आ रहा है उस संविधान के तहत जिसकी प्रतिबद्धता सेकुलरिज्म को लेके है। इसलिए हमको वेट करना है पेशेंस के साथ। कुछ लोग बोलते थे कि भाई ये होगा ही नहीं, ये तो एक सबवर्शन की प्रोसेस है, अगर पार्टी जो रूल कर रही है उसकी प्रतिबद्धता ही नहीं है, न तो डेमोक्रेसी के साथ प्रतिबद्धता है, न तो सेकुलरिज्म के साथ प्रतिबद्धता है, तो हम तो एक आत्मघात कर रहे हैं। दोनों रैशनल आइडियाज थे, इनमें से कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि जो इरैशनल था। ये समझना कि शख्सी राज के बाद भले ही अगर वो मुसलमान हो लेकिन उसको हुकूमत मिलेगी, एम्पावरमेंट मिलेगी, डेमोक्रेसी, इलेक्शंस होंगे, तो जो ग्रिप ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स ये कम हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और सेकुलरिज्म का आहिस्ता आहिस्ता से डेमोक्रेसी के कारण इसका उदय। ये एक प्रमाइज था, ये रैशनल प्रमाइज था, ये गलत प्रमाइज नहीं था, लेकिन इट वॉज नॉट सब्सटैंशिएटेड बाय एक्चुअल प्रैक्टिस। इसके पीछे एक प्रॉब्लम, इस सोच के पीछे ये थी कि भाई कम्युनलिज्म को कंटेस्ट किए बगैर कम्युनलिज्म को आप डिफीट नहीं कर पाएंगे। कम्युनलिज्म को सर्कमवेंट अगर आप करोगे, दाएं बाएं से जाओगे, आपको लगता है कि नहीं हमको इसको कुछ नहीं बोलना, इस धार्मिक विचार को कंटेस्ट नहीं करना है, उससे प्रॉब्लम होगी, उससे मुसलमान नाराज होगा, हम गवर्नेंस की बात करेंगे, ये बात करेंगे तो ये खुद ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होता है। व्हाट यू फीड द ब्रेन इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू फीड द बेली। एलिनेशन खत्म नहीं होती है जब तक आप एलिनेशन के आर्गुमेंट को कंटेस्ट नहीं करोगे। अच्छा, लेकिन उस वक्त हम जैसे, क्योंकि हम छोटी सी माइनॉरिटी वहाँ पे थे, हमारे लिए ये समझना कि डेमोक्रेसी, हम पिछले 6-7 एक्सोडस के बाद एक ऐसी व्यवस्था में आए हैं जहाँ पे एक सेकुलर डेमोक्रेटिक एक सिस्टम, एक कॉन्स्टिट्यूशन आया। हमको ये आशा करना परफेक्टली रैशनल था, ये भी समझना कि ये पहली बार लोगों की हुकूमत आ रही है कि भले ही अगर शेख उबला एक बड़ा ज़बरदस्त अथॉरिटेटिव लीडर भी हो, लेकिन उसको भी तो डेमोक्रेसी की सुननी पड़ेगी। ये एक बात। दूसरा साइड था कि ये जो लोग कहते थे कि भाई अगर आप कम्युनल मूरिंग्स या कम्युनल आइडियोलॉजिकल जो उनकी बातें हैं, जो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनने के बाद पब्लिकली कहना बंद किया, लेकिन गवर्नेंस के लेवल पे, आर्गुमेंट के लेवल पे, ऑब्जेक्टिव्स के लेवल पे उसको परस्यू कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के वर्चस्व की राजनीति, उसको नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये हमको एक विघटन की तरफ ले जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि ये जो आपने आर्गुमेंट दिया ना डेमोक्रेसी का, कि भाई ये उस टाइम दिया जाता था और बहुत ही रैशनल आर्गुमेंट लगता था, लेकिन डिस्पाइट एवरीथिंग वी हैव सीन ये इन पूरे डेकेड्स में, आप देखो पिछले जो जम्मू कश्मीर में वो जो लोकल इलेक्शंस हुए थे, जो पहली बार हुए थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको कुछ बोलते हैं ना, डीडी करके कुछ, ठीक है, हाँ, तो उसके ऊपर भी यही आर्गुमेंट दिया गया था कि ये जो असली प्रॉब्लम है ना, ये इसलिए है क्योंकि ये दो फैमिलीज ने, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज, इन दोनों ने जकड़ के रखा हुआ है। मतलब अगर हम, ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब हम ग्रास रूट्स की डेमोक्रेसी लेके आएंगे, जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएंगे, गांव तक डेमोक्रेसी ले जाएंगे, जब सरपंच बन जाएंगे, तब असली डेमोक्रेसी आएगी। देखिए, ये बेसिकली एक स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव का हिस्सा है। अब ये स्ट्रेटजिक भारत के राज्य का स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव क्या है? पहली बात है कि अगर आप देखेंगे, आपको बहुत एविडेंस मिलेगी, जब पाकिस्तान की मूवमेंट चली, उसका एक आइडियोलॉग्स का एक बहुत बड़ा वर्क पाकिस्तानी स्टेट को क्रिएट करना चाहता था, वो नेशन की बात नहीं करते थे।
यही कारण है कि उनमें से एक बहुत बड़ा वर्ग कहता था कि ये कलिमा से बनने वाला, कलिमा पे बनने वाला, पहले 4 कैलिफ्स के जाने के बाद ये पहला राष्ट्र होगा। इस हद तक डिबेट डिस्कोर्स को ले रहे थे कि पाकिस्तान जो बन रहा है, जो प्रॉफिट मोहम्मद की सोच थी, और उसके बाद पहले 4 कैलिफ्स को, जिसको वो गोल्डन पीरियड बोल रहे हैं, उसके बाद पहली बार कलिमा के आधार पे बनने वाला पाकिस्तान है, ये नया मदीना है। अब इन सारी बातों को इग्नोर किया गया और कहा गया कि भाई पाकिस्तान क्वालिफाई करता है टू बी कॉल्ड एज नेशन। तो ये बेसिकली 2 नेशंस की लड़ाई थी, एक जो नेशन जिसको भारत कहते थे और दूसरा नेशन जो कहते थे कि मुस्लिम नेशन। ये समझना कि जो वैचारिक धरातल है पाकिस्तान के बनने की, वो नेशन बनाने की भी नहीं थी, वो एक स्टेट, एक इंस्ट्रूमेंटलिटी फॉर एक्सपोर्टिंग इस्लाम ईस्टवर्ड, पूर्व की। तो नया मदीना क्या, लोग कहते नहीं, बड़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट के टाइम पे बहुत इजैलिटेरियन और प्रोग्रेसिव वहाँ पे हुकूमत थी, वही हम लाना चाहते हैं, इस तरह से छुपाने की कोशिश की जा रही। नहीं, नया मदीना था। जो ही पावर आ गया मदीना में, तो जिहाद के एक्सपेंशन की बात शुरू हो गई। द आर्मीज ऑफ द इस्लाम हैड टू मूव एंड कॉन्कर मोर टेरिटरीज फॉर इस्लाम। जब ये कहा गया कि पाकिस्तान एक नया मदीना है, ये सिंपल ये बात थी कि भाई पाकिस्तान का ईस्टवर्ड पोर्शन हिंदू है या बुद्धिस्ट है, और पाकिस्तान एक स्प्रिंग बोर्ड बनेगा फॉर द एक्सपेंशन। इस बात को छुपाया गया। ये बिलीव किया गया कि भाई पाकिस्तान नेशन अगर पाकिस्तान नेशन के रूप में अगर पाकिस्तान काम करे, तो पाकिस्तानी स्टेट की जो प्रॉब्लम इंडिया के साथ है वो खत्म हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान के सोचने वालों की प्रॉब्लम नहीं थी। पाकिस्तान से रिलेट करने वाले, जो संबंध बनाने वाले, जो भारत की सोच है, उसमें तो पहले से ही एक विघटन था। वो पहले से ही एक आत्मघाती रूट पे चल रही थी। ये कितने बात है कि दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान का सीक्रेटरी डॉक्ट्रिन रहा हिंदुस्तान को खत्म करने का, और हमारा मेजर फॉरेन पॉलिसी एक्सप्रेशन रहा पाकिस्तान, स्टेबल पाकिस्तान हमारे हक में है। आप किस तरह से विजुलाइज करते हो? बाकी लोगों के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स तो इसको पागलपन समझते होंगे। ये भी पागलपन है कि ये विजुलाइज करना कि सिर्फ धर्म के आधार पे आप एक राष्ट्र का निर्माण करोगे और धर्म के आधार पे चलने वाला एक स्टेट स्टेबल रहेगा। ये पागलपन पाकिस्तान का पागलपन था, वो आपने देखा। लेकिन ये भी पागलपन था कि आंखें मूंदना कि पाकिस्तान अल्टीमेटली क्या है, स्ट्रेटजी के नाम पे, टैक्टिक्स के नाम पे, या आइडियोलॉजी के नाम पे। ये आंखें तो इस साइड से मूंद ली गई। और इतने जंगों के बाद भी, देखिए आप बोल रहे हैं कि 71 वॉर का उनका था, 65 वॉर में क्या था, कौन सा पाकिस्तान विभाजित हो गया था? 1947-48 में जो हमला किया वो कौन सा पाकिस्तान विभाजित हो गया था? ड्राइविंग फोर्स क्या था? 1947-48 में भी जिहाद के नाम पे ट्राइबल्स आए, 65 में जो इन्फिल्ट्रेटर्स आए वो भी जिहाद के नाम पे आए। लेकिन हमको एक गिल्ट ट्रैप में लाके ये कहने की कोशिश की अगर पाकिस्तान पार्टीशन नहीं हुआ था तो ये बात नहीं चलती। उस पार्टीशन को नेगेट करने के लिए पाकिस्तान ने टेररिस्ट मूवमेंट को चलाया। टेररिस्ट मूवमेंट नॉन स्टेट एक्टर्स के माध्यम से ऑपरेट करना 47 में ही शुरू हुआ था। यह प्रक्रिया कहीं पे बंद नहीं हुई, कोई नई प्रक्रिया का निर्माण नहीं हुआ एट ए थ्योरेटिकल लेवल। हाँ, टैक्टिक्स बदले, इंस्ट्रूमेंटलिटीज बदली, हथियार बदले, कम्युनिकेशन बदले, पर जो द न्यू मदीना की जो स्ट्रेटजी है, जो स्ट्रेटेजिक विजन है, वो वही है। ये न्यू मदीना अगर नहीं बनता तो इस्लाम का फैलाव नहीं होता। वहाँ उस वक्त इस्लामिक रूलर्स के एक्सपीडिशंस ऑफ कॉन्क्वेस्ट नहीं होते। जो लोग ये कह रहे हैं वो इस पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं। वो इस पर्सपेक्टिव में नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे मदीना में बहुत एक इजैलिटेरियन गवर्नमेंट बनाई थी, सब लोगों के लिए एक प्लूरलिस्टिक गवर्नमेंट जिनमें जहाँ पे सब लोगों के अधिकार इकट्ठे थे। अगर ये बात थी तो तीनों जीविश कम्युनिटीज़ को क्यों मारा, वहाँ पे निकाला गया या मारा गया? अगर मदीना का बनना, मदीना का इस्लामाइज होना, मदीना का प्रोग्रेसिव होना, मदीना का एक जिसको आप कहें कि बराबरी के आधार पे एक नए माशरे का निर्माण करना है,
तो फिर जीव्स को क्यों मारा गया, जीव्स को क्यों खत्म किया गया? हमको कहा जाता है कि फिर यहाँ पे एक धोखा हुआ, जीव्स ने किया ये धोखा, फिर क्या एक बंदे ने किया उसका? अगर मान लो वो सत्य बात भी है, 3 वहां पे ट्राइब्स थे जीव्स के, तीनों को खत्म किया। कुछ लोगों को निकाल दिया गया, पर लास्ट पे तो बेहेड करके उनको खत्म कर दिया, लास्ट ट्राइब को। तो कहने का मतलब मुझे ये है कि पाकिस्तान की अवधारणा नए मदीना की अवधारणा है, और नए मदीना की अवधारणा क्या है? क्या हमारे स्ट्रेटेजिक जो यहाँ पे ऑफिशियल स्ट्रेटजी के लेवल पे इसको हम मानते हैं? मैं नहीं समझता हूँ ऑफिशियली मानते हैं, प्राइवेट डिस्कशंस में मानते होंगे, लेकिन अगर ये एक रियलिटी है नया मदीना क्या है, क्या इसको हम अपने स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन में इनकॉर्पोरेट करते हैं? जो भी पाकिस्तान कर रहा है, चाहे अघोषित युद्ध कर रहा है या घोषित युद्ध कर रहा है, क्या वो ये हमारे सामरिक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है? सर, आपने बहुत सारी सरकारें देखी 1990 से लेके आज तक। आपकी उम्र 63 साल हो गई है आज के टाइम पे, और जब आप गए थे बहुत यंग थे, और आज हम ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हमको देखने को मिला है। आर्टिकल 370 हट गया, एक बीजेपी और पीडीपी की सरकार का नया एक्सपेरिमेंट हमने देखा, उसके बाद गवर्नर रूल देखा सत्यपाल मलिक के अंडर, जो उसके बाद 370 हटने तक रहा, और फिर हमने देखा कि एक पिछले स्टेटहुड गया, उसके बाद फिर इलेक्शन हुए, फिर इतना सारा चेंज जो हमने देखा। और उससे पहले अगर आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार के लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, या हमारे स्टेट के लेवल पे कोई बदलाव है उस विजन में, या फिर हम एक जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी आतंकवाद देखिए, अभी भी जो वाइट कॉलर जो मॉड्यूल निकले हैं, अभी भी वही सब टेररिज्म, अभी भी पहलगाम हो रहा है, अभी भी पाकिस्तान उतना ही कर रहा है। आपने बोला था पहलगाम करेंगे, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पनिश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बट एक रेस्ट्रेंट आ जाए पाकिस्तान के ऊपर, वो दोबारा करने से 100 बार सोचे, इसलिए हम पनिश कर रहे हैं। अब वो भी नहीं हुआ। अब देखिए कितना बड़ा टेररिस्ट अटैक इन्होंने प्लान किया, और हमसे ये नहीं बोला जा रहा है कि पाकिस्तान ने किया है या किसी और ने किया है। अभी तक ये इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान से हुआ है। अगर पाकिस्तान से नहीं हुआ तो किसने किया है? तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या ये जो सारे चेंजेस जो सरकार कर भी रही है, पहले तो कुछ नहीं होता था, पहले तो जो पूरा गिव अप कर रखा था, अभी जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और फेल हो रहे हैं, तो लैकिंग कहाँ पे है? क्या हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है, डिस्पाइट दिस प्राइम मिनिस्टर कमिंग इनटू पिक्चर, डिस्पाइट दे आर ट्राइंग सो मैनी थिंग्स, कि क्या कुछ लेवल पे चेंज हुआ है? कि स्टेट के लेवल पे हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ है, हमारा विजन चेंज हुआ है, हमारी आइडियोलॉजी जो है कश्मीर के प्रति कैसे हैंडल करना है और पाकिस्तान के प्रति, दोनों के प्रति, क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है? आपने इतनी सरकारें देखी हैं, इतने प्रधानमंत्री देखे हैं, क्या चेंज है? मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर इस कंपैरिजन के साथ दूंगा। 71 वॉर में पाकिस्तान हार गया, डिसाइसिवली हार गया, और 71 वॉर के बाद ये समझा गया कि अब पाकिस्तान के हारने और डिवाइड होने के बाद जो एक इंटरनेशनल सपोर्ट स्ट्रक्चर अंदर के अलगावाद के लिए है वो ख़त्म हो गया। इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी अलगावादी बात करना, उसका औचित्य ख़त्म हो गया। तो ये एक ऐसा स्टेज है जिस स्टेज पे अब सही मानों में इंटीग्रेशन, खास तौर से कश्मीर की भारत के साथ हो सकती है। तो एक विक्ट्री जिसने एक पॉसिबिलिटी एक इंटीग्रेशन की बढ़ा दी, ज़बरदस्त इंटीग्रेशन की, और शायद इसलिए वो इतने जनरस टर्म्स भी मिले शिमला एग्रीमेंट में उनको। अच्छा, खैर वो हम उसका भी एनालिसिस करें, वो भी सामरिक दृष्टिकोण का ही हिस्सा है। जब मैं आपको बोलता हूं कि मैं उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पहले इस बात को कहूंगा, जब उन्होंने ये किया और इमीडिएटली बोला कि आप शेख अब्दुल्ला को पावर में लाएंगे, इलेक्शन के माध्यम से भी नहीं, इम्पोज करके, जिस तरह से 47 के बाद इसको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर किया, ये डिसाइड किया, इट वाज नॉट ए डेमोक्रेटिक एक्ट। ये भारत सरकार ने फैसला किया शेख अब्दुल्ला के हवाले को हुकूमत करनी है, और 71 के जंग को जीतने के बाद भारत सरकार ने फैसला किया कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव जिसमें ज़्यादा लोग
कांग्रेस के हैं, इसके आधार पे हम शेख उबला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर है उसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो एक खुदकुशी हुई, सामरिक खुदकुशी। हमने शेख उबला को जो वापस विद इन 10 ईयर्स, अलगावाद पूर्ण रूप से एक मिलिटेंट फॉर्म में हमारे सामने था, क्योंकि आधे अलगावाद की वैचारिक धरातल को हमने बनाया आधार कश्मीर को गवर्न करने का। शेख उबला चाहे या न चाहे, जब ये स्ट्रेटजिक प्रिंसिपल है कि आपको किसी तरीके से लाना है, उस वक्त शेख उबला को, जब शेख उबला के हाफ वे सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं था, तो एक खुदकुशी की। 71 का जंग हमने जीता और 71 का जंग हमने खुद हारा जब हमने ये डिसाइड किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इम्पोज करेंगे। उस वक्त कांग्रेस के लीडर्स जो थे, लोकल लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स ने उनको कहा कि अब अगर आपको शेख उबला को लाना है, शेख उबला का ये सबवर्सिव रोल है, ये गड़बड़ करता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसी को लाना है तो इसको इलेक्शन के माध्यम से लाओ, इसको इम्पोज करके नहीं लाओ। इंदिरा गांधी से मिलने के लिए लोग गए दिल्ली, कांग्रेस के लोग कश्मीर के। अच्छा, तो ये एक खुदकुशी आपने देखी। दूसरी खुदकुशी आप देख रहे हैं इस वक्त अभी। हाँ, आर्टिकल 370 हटाया और स्टेट को रिऑर्गेनाइज किया। ये एक बड़ा डिसाइसिवली ये इसकी इम्प्लीकेशन उतनी ही थी जितनी 70 वॉर में पाकिस्तान को डिवाइड करने की थी। ट्रू। तो उसके बाद साइकोलॉजिकली देखिए, जब हमसे बात की गई, हमने कहा कि भाई आपने भारत की सेकुलर धरती पे आपने एक मुस्लिम स्टेट का जो एक लीगल एडिफिस था जम्मू कश्मीर में, अलग संविधान, आर्टिकल 370, आपने इस लीगल एडिफिस को, इस लीगल को हटा दिया। तो आपने जो डिजूरे एक प्रॉप था एक मुस्लिम स्टेट का ऑन द टेरिटरी ऑफ सेकुलर इंडिया, आपने इसको निकाला। अब आपके सामने लक्ष्य होना चाहिए कि आपको डिफेक्टो मुस्लिम स्टेट को, जो अंदर से मुस्लिम व्यवस्था बनी है, सांप्रदायिक मुस्लिम व्यवस्था बनी है, इसको आपको ठीक करना है। लेकिन हटाने के बाद जो कोई भी काम, चाहे डोमिसाइल लॉ लाया, कुछ लाया, ये सारी बातें उस डिफेक्टो मुस्लिम स्टेट को प्रिजर्व करने की थी। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस वो सारी ऐसी थी कि ये मुस्लिम स्टेट किसी तरीके से, डिफेक्टो मुस्लिम स्टेट किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो जाए। और एक एवोल्यूशन हुआ एक कॉन्सेप्ट का कि वी विल विन टेररिज्म बाय टूरिज्म। और उसका मतलब क्या था कि हम लाखों की संख्या में टूरिस्ट को कश्मीर ले जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ट्रैवल एजेंट बन गई कश्मीर के लिए और टारगेट करने लगी जो नॉर्मल पिलग्रिम टूरिज्म वैष्णो देवी के लिए जाता था, लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक, उसमें से कितना पोर्शन हम कश्मीर ले जा सके डायरेक्टली। एंटायर कम्युनिकेशन पॉलिसी ऑफ कश्मीर वाज विजुअलाइज्ड लाइक दैट। अच्छा, आप ट्रेन ले जाएंगे माता वैष्णो देवी और माता वैष्णो से डायरेक्टली कश्मीर के साथ लिंक करेंगे। इसका मतलब क्या है? तो दूसरी खुदकुशी हुई कि हमने समझा कि हम संवैधानिक इसका ऊपर का ढांचा तो हटाएंगे, लेकिन अंदर की व्यवस्था को हम उनको बोलेंगे अब कोई आपको नुकसान थोड़ी हुआ, डेवलपमेंट वैसे ही चल रही है, पैटर्नाइजेशन वैसे ही चल रही है। लेकिन जो जैसे जो बहुत सारे जो इस टाइप के लोग थे, जो ओवरग्राउंड टाइप के वर्कर्स थे, या ऐसी जो सेपरेटिस्ट मेंटलिटी के जो लोग थे, जो टेररिज्म के सर्कल्स में जुड़े हुए थे, उनको बहुत लोगों को सस्पेंड भी किया गया, 100-200 लोगों को। अब ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब है कि ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट को अरेस्ट नहीं किया गया इनसे पहले। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति कोई किसी चीज में मुलविस था, अगर वो पाया गया तो उसको अरेस्ट नहीं, इससे पहले भी अरेस्ट होते थे। ये जरूर हुआ कि एक बात को लेके कम से कम लोकल लेवल उनको लग रहा है कि एक ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर है, इसको खत्म करना है। तो सरकार में कोई अगर मुलविस है, सरकार में कोई नौकरी करता है, तो उसको पाया गया कि कहीं पे ये आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, तो जहां जहां पे भी ये नोटिस में आया उस पर कार्रवाई की गई। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो अलगाववाद का है वो है हाफ ए सेपरेटिज्म। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज
जो पावर में आना चाहती हैं या पावर में हैं, लेकिन उनका जो वैचारिक दृष्टिकोण है वो आधे अलगाववाद पे है। वो मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को चला रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और पीडीपी भी, और दोनों लेजिटिमेट पार्टीज हैं। तो एक्चुअल ओवरग्राउंड जो कश्मीर का है वो है जब आप राजनीति करोगे आधे अलगाववाद के वैचारिक आधार पे, जो ही आप एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हो कि भाई ऐसी पार्टीज नॉर्मली गवर्निंग अपरेटस का हिस्सा बन सकती हैं, रूल कर सकती हैं, तो आप एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हो अलगाववाद के ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स का। आप एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हो कि जिनकी वैचारिक प्रतिबद्धता किसी न किसी रूप में अलगाववाद के साथ है, उनके लिए स्पेस रखना कि आप पावर में आ सकते हो, आओ रूल करो। इस बात को नजरअंदाज करके कि अलगाववाद को हुकूमत में लाने से अलगाववाद बढ़ता है, कम नहीं होता है। मैंने भी ये बहुत पहले ये एक बार लिखा था कि इलेक्शन कम से कम 20 साल नहीं होने चाहिए, और उसके ऊपर मेरे ऊपर ये अटैक करना शुरू कर दिया था लोगों ने, और कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इलेक्शन ना कराएं, इलेक्शन भी होगा, स्टेटहुड भी देना पड़ेगा और इसका एक प्रोसेस है जो फॉलो होगा। हालांकि अभी जो इलेक्शंस का प्रोसेस हुआ और जो पावर है, पहले जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर थी वो आज बहुत कम है आज की सरकार के पास जम्मू कश्मीर में, डिफैक्टो या डिजोर जो भी लगा लो आप। जो पुलिस की पावर है, जो इंटेलिजेंस है, वो सारा का सारा होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। जैसे दिल्ली है वैसे ही एक तरीके से वो नाम का चीफ मिनिस्टर हो गया है, और एक गवर्नेंस ओनली, बेसिक गवर्नेंस, जो भी सिक्योरिटी मैटर्स हैं वो सारे के सारे सेंटर के हाथ में हैं। और शायद इसीलिए कि वो जो पुलिस स्टेशन वाला जो केस था, जो ये मॉड्यूल है, ये शायद पकड़ा भी गया। अगर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती पुलिस तो शायद ना भी पकड़ा जाता। आई एम जस्ट सेइंग, आई डोंट नो, बट आई एम सेइंग। बट ये जो पूरा आपको लगता है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है इन सब चीज़ों से? देखिए क्या मतलब फिर आप कह रहे हो कि ये अगर ना आए, क्योंकि इलेक्शन अगर मान लो कराते हैं तो फिर ये तो होगा ही, या तो पीडीपी आएगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी, या बीजेपी को इनके सपोर्ट से बनानी पड़ेगी सरकार, या कांग्रेस को बनानी पड़ेगी। एक तो पोल रहेगा ही ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस रहे या पीडीपी रहे, या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि इलेक्शन ही ना कराओ। इसमें स्ट्रेटजिक ये बात आती है जो आप बोल रहे हैं कि ये एक पोल कैसे वीकन होगा, जो आप कहते हैं कि किसी भी तरीके से। जब मैं ये बातें करता हूं, मैं ये इस बात को नहीं कह रहा हूं कि भाई मुसलमान को हुकूमत नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं मुस्लिम सांप्रदायिकता के हवाले गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। आप मुस्लिम सांप्रदायिकता को कैसे खत्म करेंगे, कैसे कमजोर करेंगे? जब आप बिल्कुल विलफुली फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव आप ये जानते हो कि वैचारिक परिवर्तन नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं हुआ है, और वैचारिक दृष्टिकोण पीडीपी का वही है या उससे भी ज्यादा विकृत है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, और आप इस बात को सोचते हो कि अगर हमने दो कंपीटिंग पोल्स विद इन द मेन स्ट्रीम रखे, वो आपस में कंपीट करेंगे, उससे राष्ट्रवाद की जगह निकलेगी। हुआ विरुद्ध कॉम्पिटिटिव सेसेशनिज्म से और कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म से, कम्युनलिज्म भी डीपन हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटिज्म भी डीपन हो गया, सेपरेटिज्म की ग्रिप भी बढ़ी, और बाहर जो हुर्रियत काम कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के बाहर, उसका एक परमानेंटली अंदर गवर्नेंस पोल रहा, गवर्नेंस सपोर्ट स्ट्रक्चर रहा। तो नॉर्मल इतने साल की एक्सपेरिमेंटेशन के बाद भाजपा सरकार ये समझती कि भाई हमको इन्वेस्ट करना है लेजिटिमेट, जिसको आप नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स पे, भले ही वो बहुत ही कमज़ोर हो इनिशियली कश्मीर में, लेकिन हमारी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि भाई 10 साल 20 साल में हम सिग्निफिकेंट नेशनलिस्ट पोल कश्मीर में खड़ा करेंगे, लेकिन वो बोथ साइड पॉलिटिक्स पे नहीं डिपेंड करेगा। आधा पाकिस्तान के साथ भी खुश है, आधा हिंदुस्तान के साथ भी खुश है, आधा कम्युनलिज्म के साथ भी है, आधा सेकुलरिज्म की भी दुहाई दे रहा है। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मैं जस्ट मेरे को ये बात कंप्लीट करने दीजिए। बात क्या होती है कि अगर आपको मालूम है कि हम पीछे हैं, जो लोगों को जिस विचार के आधार पे तैयार किया जा रहा है, मदरसों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, गवर्नेंस के माध्यम से, एकेडेमिया के माध्यम से, हम उस प्रक्रिया में बहुत पीछे छूट गए हैं।
और अब हमको, और उस प्रक्रिया के कारण जो भी अल्टरनेटिव्स हमारे ग्राउंड पे अल्टीमेटली वो लगता है कि वो अल्टरनेटिव्स उसका इस्तेमाल या तो पाकिस्तान करता है या सांप्रदायिकता करती है, तो कभी इस निष्कर्ष पे आएंगे नहीं कि हमको यहां से शुरू करना है। अब इसमें इनिशियली प्रॉब्लम आ जाएगी। अब अगर भारत सरकार ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अलगाववाद का पहला लक्ष्य जो रहा वो हिंदू जीनोसाइड करना रहा, और अगर भारत सरकार ये सोचे कि ये बात कहनी ही नहीं है, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? वो तो दूर की बात हो गई, ये पावर स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे वैचारिक स्तर पे। अब हम आते हैं बिल्कुल बेसिक्स पे जी, कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है। जो आपने बार बार बात कर रहे हो आप, मैं उसी पे आना चाहूँगा। अब जो सामरिक दृष्टि है जो आप कह रहे हो बार बार, जो स्ट्रेटजिक विजन भी है, उसकी फाउंडेशन क्या होगी? अगर वहीं पे गलती कर रहे हैं, जो हमने कहा पहले भी कि हमने शुरुआत ही अपने आप को झूठ बोलने से की, अभी भी वही कर रहे हैं, तो एक स्ट्रेटजिक विजन जो है वो क्या होना चाहिए, कम्प्रिहेंसिव? देखिए, जो आजकल की परिस्थिति के लेवल पे मैं वहां से शुरू करूंगा। जी। पहली बात है, अलगाववाद का एक वैचारिक स्वरूप है। वो वैचारिक स्वरूप उनके धर्म की अंडरस्टैंडिंग के बीच में से निकलता है, वो हवा से नहीं आया है। इसलिए पहली जो वैचारिक बात भारत सरकार को चेंज करनी चाहिए सामरिक लेवल पे, स्ट्रेटजिक लेवल पे, वो ये है कि भाई टेरर हैज रिलीजन, टेरर इज नॉट विदाउट रिलीजन। अब ये बात कहने से कहीं पे मुसलमान की इंडाइटमेंट नहीं होती है, लेकिन ये बात कहने से इस बात की शिनाख्त होती है। अगर मुस्लिम समाज में लोग समझते हैं कि भाई इस्लाम पीस का रिलीजन है, अगर वो समझते हैं कि कुरान में भाईचारे की बात निकलती है, तो सबसे बड़ा कंसर्न उनके लिए होना चाहिए कि फिदाइन सुसाइड बॉम्बर, वो तो कुरान की दुहाई देता है, वो तो धर्म की दुहाई देता है, उसके लिए तो ये रिलीजियस वॉर है। तो वो ये बात समझेगा कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ठीक करना है। अगर बाहर से कोई मेरे बारे में गलत बोल रहा है उसको भी रोकना है, लेकिन मेरे अंदर प्रॉब्लम है। तो पहली बात है कि सेपरेटिस्ट टेररिज्म का आइडियोलॉजिकल एक शेप है, उसको रिकॉग्नाइज करो। वो आइडियोलॉजिकल शेप जो वो लड़ाई कर रहा है उसको जिहाद बोलता है, उस जिहादी वॉर फॉर्म को रिकॉग्नाइज करो। जिहादी वॉर फॉर्म का एक छोटा सा हिस्सा टेररिज्म है, अंदर से पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की एक प्रक्रिया है। जब तक ना आप जिहादी वॉर फॉर्म को रिकॉग्नाइज करोगे, आप पूरे टेररिज्म की प्रक्रिया को आप बंद नहीं कर सकते। तीसरी चौथी बात जो इसी का है, ये जिहादी वॉर फॉर्म क्या है ये भी बताना आप। ये मैं बिल्कुल कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक एपिसेंटर है ग्लोबल जिहाद का, सिर्फ इंडिया के जिहाद का नहीं। पाकिस्तान एपिसेंटर है ग्लोबल जिहाद का। पाकिस्तान एक प्राइमरी सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जिसको आप कहेंगे कश्मीर में जो जिहाद था, लेकिन जिहाद समाज के गर्भ में से भी निकल रहा है। उस तंत्र को समझना है कि जो जमात समाज के भीतर से प्रक्रिया चलाता है। वो सारे लोग पाकिस्तान से नहीं आते हैं। जिस तरह से आप ये मान लीजिए कि कुछ टेररिस्ट एक माइनॉरिटी को आतंकित कर सकते हैं, लेकिन उस माइनॉरिटी के पूरे घर बार को जलाना, लूटना, ये आतंकवादियों का काम। आतंकवादी इसमें वो तो आम लोग करते हैं। जब कश्मीरी हिंदू को आतंकित किया गया आतंकवाद के माध्यम से, यह लॉजिक आ सकता था कि भाई ये कुछ लोग टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, लेकिन जब उसके घरों पे कब्जा किया गया, घरों को जलाया गया, घरों को लूटा गया, घरों में से जो सामान लूटा गया उसको ओपन मार्केट में एट लोअर प्राइसेस बेचा गया, तो समाज के भीतर की प्रॉब्लम है। समाज के भीतर की प्रॉब्लम तो एक इंटरनल कंपोनेंट है सेपरेटिज्म। इसको स्ट्रेटेजिकली समझे, इसको रिकॉग्नाइज, क्योंकि भारत सरकार की सोच है सब कुछ पाकिस्तान से आ रहा है, सब कुछ पाकिस्तान से नहीं आ रहा है। अंदर से एक व्यवस्था है, वैचारिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, जो अपने आप को एज ए जियोपॉलिटिकल टूल ऑफर करती है, कभी पाकिस्तान को, कभी अमेरिका को, कभी चाइना को। उसकी तरफ नजर रखनी चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, वो ये कि भाई सामरिक दृष्टिकोण में होना चाहिए कि भाई you don't change a person by feeding the belly, you change the person by feeding the mind. एक relentless contestation, सेपरेटिस्ट जो भी मोमेंट के वैचारिक जो भी इसके डायमेंशन है, वो है ही नहीं, एब्सेंट है।
It is not being considered to be part of the response to terrorism. और लास्ट बात, भारत सरकार मानती नहीं है कि टेररिज्म का, भारत सरकार की सामरिक दृष्टिकोण, सामरिक सोच, वो नहीं समझते हैं कि जिहाद का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हिंदू जीनोसाइड है। उन्होंने हिंदू जीनोसाइड कश्मीर में ऑलरेडी किया, उसको फैलाया जम्मू में, और इस वक्त देश के बाकी हिस्सों में जो ये जिहाद का स्पिल ओवर हो गया है, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव जीनोसाइड है। हिंदू डेमोग्राफी को डिसइंटीग्रेट करना, हिंदू डेमोग्राफी को डिस्ट्रॉय करना और मुस्लिम डेमोग्राफी का एक्सपेंशन करना, ये जब तक न भारत सरकार माने, वो किस तरह से इस लड़ाई को लड़ेगी। भारत सरकार का दृष्टिकोण है कि ये कुछ लोग कर रहे हैं, ये सारे लोग पाकिस्तान से प्रेरित हैं। अगर हमने इन्फिल्ट्रेशन को रोक लिया है तो ये आतंकवाद खुद खत्म होगा, हमको कुछ नहीं करना है। और भारत सरकार का सबसे, ये पुराने डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा, एक आतंकवादी घटना घटी अनंतनाग में, तो उसने एक उद्घोषणा की, उसने कहा कि भाई आप ज़्यादा एबनॉर्मलसी के बारे में बात नहीं करो, ज़्यादा आप नहीं इसको पब्लिसिटी दे दो। देयर वॉज नॉर्मलसी बिफोर द एक्ट ऑफ टेरर एंड देयर इज नॉर्मलसी आफ्टर द एक्ट ऑफ टेरर। ये सोच है। टेररिज्म को ट्रिविलाइज करना, टेररिज्म को नॉर्मलाइज करना और टेररिज्म को सेकुलराइज करना, ये अप्रोच रहा है गवर्नमेंट का। ये कहना कि वहां पे क्या मुसलमान नहीं मरे, सिर्फ हिंदू मरे, क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में सिर्फ जिव्स मरे, बाकी कम्युनिटीज नहीं मरी? जीविश हॉलोकॉस्ट क्यों रिकॉग्नाइज किया गया? कश्मीर घाटी में कोई सेकुलर मूवमेंट नहीं है और इस मूवमेंट ने मुसलमान को भी नहीं बख्शा है। लेकिन जब मुसलमान को मारा जाता है उसके रीजंस अलग हैं, जब हिंदू को मारा जाता है वो स्पेसिफिकली हिंदू होने के कारण मारा जाता है। इस बड़ी बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं कर, वो कहती है कि ये रिकॉग्नाइज करने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। नहीं, ये नहीं रिकॉग्नाइज करने के कारण कम्युनलिज्म फैलता है, अंदर से पकड़ता है। भारत सरकार को ये समझना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि सबसे, ये जो मैंने सारी बातें की, इसमें सबसे पहली बात अगर आप मुझे बोलेंगे कहने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जिहादी टेररिज्म कश्मीर में ये जीनोसाइडल है, ये फंडामेंटलिस्ट है, ये टोटलिटेरियन वॉर है। मैं नहीं समझता हूं कि भारत सरकार इस बात को मानती है। तो आपने बेसिकली जो मेरे पहले के सवाल थे कि कश्मीर को जो लोग समझते हैं कि ये तो एक तो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और एक ही पाकिस्तान की वजह से प्रॉब्लम है, इन दोनों को आपने यहाँ पे रिफ्यूट किया। बट जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो जेनोसाइड हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ जो जेनोसाइड हुआ, उसको रिकॉग्नाइज करने में क्या दिक्कत आ रही है? क्या आप लोग गए सरकार के पास इस बीजेपी सरकार में? चलो पहले तो आप कह सकते हो कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कांग्रेस, सोनिया गांधी वाली जो कांग्रेस है वो इसको एंटरटेन करेगी, लेकिन क्या अभी पिछले 10 साल में आप लोगों ने कुछ कोशिश की है? क्या कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने सरकार से बात करने की कोशिश की है कि आप इसको रिकॉग्नाइज तो करो कि हमारे साथ जेनोसाइड हुआ है? और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये टीवी के एरा की बात है, लाइव लोगों ने देखा है, रिपोर्टिंग देखी है लोगों ने। देखिए, इसमें मैं आपको कहूँ, जो भी भाजपा के ग्रुप, कश्मीरी पंडितों के ग्रुप जो मिले हैं और उन्होंने जो बाद में बातें कही हैं, उसमें एक बात क्लियर है कि एक बात सामने जो आती है परोक्ष रूप से भी और अपरोक्ष रूप से, कि भाई वहाँ पे तो हालात ठीक है, आप जाओ, ये पहली बात आती है। दूसरी बात आती है कि भाई तुम ही मरे, बाकी लोग नहीं मरे, ये दूसरी बात आती है। तीसरी बात ये आती है कि भाई अगर हमने इस बात को माना, ये जिसको आप कहेंगे कि सरफेस के बीच जो डिस्कोर्स चलता है कि उससे मुसलमान के साथ लड़ाई लग जाएगी, ये मानना, जीनोसाइड मानना कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना है, कॉन्फ्लिक्ट को कम नहीं करना है। अब अगर तो ये तो वही नीति हो गई ना जो नेहरू और इंदिरा गांधी के टाइम पे जो किताबें छपती थी, जो सेकुलरिज्म के नाम पे जो पिछले हिस्ट्री में जो एट्रोसिटीज़ हुई हैं उनको कारपेट के अंदर घुसा दो और सब कुछ अच्छा था जी, आप सिर्फ बातें अच्छी अच्छी करो और उससे सौहार्द बढ़ेगा। तो उससे तो सौहार्द नहीं बढ़ा,
देखो, मुस्लिम कम्युनलिज्म या मुस्लिम कम्युनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को छिपाने का काम कांग्रेस ने किया, बीजेपी भी वही कर रहा है। वहाँ पे जो चैलेंजेस हैं कश्मीर घाटी के लेवल पे, जैसे मैंने कहा वैचारिक लेवल पे मानने के, वो सारी वही बातें हैं। टेररिज्म का आंकलन कम करके दिखाना, आप तो जीत गए हैं, पिछले महीने से तो बेहतर अब बात है। ये सारी बातें कॉन्टिन्यूटी में हो रही हैं। आर्टिकल 370 को हटाना और रिऑर्गेनाइज करने के अलावा जो भी पॉलिसी अप्रोच है, वो अप्रोच वही है जिसको बीजेपी ने हेरोइन बोलती है। तो एक कंटिन्यूटी है, इस कंटिन्यूटी को वो ब्रेक नहीं करना चाहते। इस कंटिन्यूटी के लिए नए नए रैशनलाइजेशन बिल्ड करती है। जैसे इस वक्त रैशनलाइजेशन बिल्ड की कि भाई ये न्यू वाइट कॉलर टेरर है, अब हमको देखना है अस्पतालों में तो नहीं है। वो इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि वाइट कॉलर सपोर्ट सेपरेटिज्म टेररिज्म बहुत समय से पूरे वाइट कॉलर सोसाइटी में ऑपरेट कर रहा है। इसकी ग्रिप क्या है, जमात क्या कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, बचपन से जो पढ़ाई का सिलसिला है छोटे छोटे बच्चों का, वहाँ से शुरू होके जब तक आप बूढ़े हो जाते हो, ये किस तरह से अलगाववादी सोच के साथ, अलगाववादी रैशनलाइजेशन के साथ जुड़ा है, उसको कैसे डिसरप्ट करेंगे, ये प्रक्रिया ये सोचा भी नहीं जाता है। तो जो आप मुझे बोल रहे हैं, मैं आपको इतना ही कह रहा हूं कि भाई वैचारिक दृष्टिकोण, खास तौर से सामरिक वैचारिक दृष्टिकोण, ये बदला नहीं है। आतंकवाद, अलगाववाद को लेके, आतंकवाद को लेके ये बदलना चाहिए। नहीं तो फिर ये मेन प्रॉब्लम यही है कि उनको लगता है कि अगर हम रिकॉग्नाइज करेंगे तो सौहार्द खत्म होगा, खराब होगा, बिगड़ेगा। वो हो गया ना वीटो देना, मुस्लिम कम्युनलिज्म को वीटो देना। तो वही तो पूरी राजनीति थी बीजेपी की, उसके खिलाफ ही लड़ना, मुस्लिम वीटो के खिलाफ ही लड़ना। मोदी जी की पॉलिटिक्स क्या थी, यही तो थी, इसके खिलाफ लड़ने की। मोदी जी तो बोलते हैं कि मेरा पॉलिटिक्स विकास था, सबका विकास। वो पब्लिकली जो ऑफिशियली बोलते हैं, पीछे से क्या बोलते हैं, आप कुछ समय से थोड़ा बहुत डेमोग्राफिक चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें भी आप देख लीजिए एक हिपोक्रेसी क्या है। अभी अमित शाह जी का रिसेंटली एक पब्लिक स्पीच आया, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई डेमोग्राफिक, जिसमें वो शिनाख्त करते हैं कि भाई डेमोग्राफिक चेंज इंडिया की हो रही है, मुस्लिम डेमोग्राफिक पॉपुलेशन बढ़ रही है। वो तो शायद वो अभी बंगाल का इलेक्शन आ रहा है इसलिए बोलना शुरू कर दिया होगा। तो उन्होंने, अब चूंकि होम मिनिस्टर हैं, हम इसको फिर कहा कि भाई ये जो फिर उन्होंने आंकड़े दे दिए कि भाई कांग्रेस के टाइम पे कितनी ग्रोथ कितनी थी, पॉपुलेशन ग्रोथ मुसलमान की कितनी थी। तो मान लीजिए 3% थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है उनके, तो फिर 5%। फिर कहा कि भाई 2012 के बाद ये 12% से ज़्यादा हो गई है, मतलब अभी बढ़ गई है, बढ़ गई है बीजेपी के समय। हाँ, फिर कहा कि ये जो ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ फर्टिलिटी रेट बढ़ने के कारण नहीं हुई है, ये घुसपैठ के कारण हुई है। ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये उनका है, ये आपको अवेलेबल है। ये तो मतलब भाजपा सरकार के सबसे बड़े फेलियर में गिना जाना चाहिए। ये तो नॉर्मली तो पॉलिटिकल क्लास को ये गिना जाना चाहिए। आप क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर ये सत्य है मैं इसको वेलकम करूंगा। नहीं, हम तो उन्हीं की स्टेटमेंट तो, लेकिन पहली बात तो ये है कि वो समझे कि इनके टाइम पे डेमोग्राफिक, ये डेमोग्राफिक को चेंज करने वाली जो घुसपैठ, ये क्यों हुई, कहाँ पे कमियां थी। तो सवाल तो इन्हीं से पूछा जाएगा ना। अगर ये सिंसियर एडमिशन करते हैं, स्वागत के योग्य है, लेकिन सवाल तो इन्हीं से पूछा जाएगा, फिर क्या कर रहे हो। अगर हमारी डेमोग्राफिक ग्रोथ 2-2.5 गुना बढ़ रही है पुराने कंपैरिजन में, और आप कहते हो कि ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए बढ़ रही है, तब तो एक इमरजेंसी का एक मुकाम है। क्या हम उसको वैसे ट्रीट कर रहे हैं? क्या अपने आप को गियर अप कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव में? तो जो आपने बात की ना, कि मैं इतना ही कह रहा हूं आपको कि भाई देखो, बहुत सी बातों में कंटिन्यूटी है। जो पहले हो रहा था अभी भी हो रहा है, जो पहले रैशनलाइजेशन थी वो अभी भी रैशनलाइजेशन है। तो उस फ्रेमवर्क से निकलने की आवश्यकता है। तो क्या ये सरकार के जो एडवाइजर्स हैं, ये जो लोग टॉप में हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के अपैरेटस में है या एडवाइजरी रोल्स में है या फॉरेन पॉलिसी के रोल में है, क्या ये लोग इनको मिसगाइड कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी की बात करो तो वो वहाँ से देखना पड़ेगा कि जब वो किसी पोजीशन ऑफ पावर में नहीं थे, जब वो क्या बातें करते थे। तो जब वो बातें करते, आप देखिए 9/11 पे जो मोदी जी की क्लिप है जो बहुत वायरल होती रहती है,
उसमें आप क्लैरिटी देख लो आइडियोलॉजिकल। तो फिर ये दिक्कत है कहाँ? मतलब क्या ये एडवाइजर्स ऐसे इनको बार बार रोकते रहते हैं, या फिर ये खुद ही ऐसा बीजेपी के अंदर में एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि अब वो पार्टी विद द डिफरेंस बोला जाता था, अगर फिर ये डिफरेंस नहीं है इस आइडियोलॉजिकल विजन में, जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो फिर क्या मतलब अंतर क्या है फिर? पहली बात यह है इसमें कि भाई जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जम्मू कश्मीर के बारे में रही है 47 से अब तक, ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इसमें सीरियस फ्लॉज रहे हैं। जो एस्टैब्लिश स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है वो पॉलिटिकल थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। पॉलिटिकल थिंकिंग स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को भी इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन ज़्यादा चूंकि स्ट्रैटेजिक थिंकर्स एंट्रेंच्ड होते हैं गवर्नेंस के सेटअप में ब्रॉडली, और उसमें एक कॉन्टिन्यूटी होती है। अगर वहाँ पे कोई त्रुटि है कि आप मान लीजिए किसी वायलेंस के आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हैं एज ए टैक्टिकल नेसेसिटी और एज स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी, आप जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ है आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि इससे प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो या आप समझते हैं कि ये करना ठीक नहीं है, छोटी कम्युनिटी है, जाना है तो जाइए, नहीं तो देश में रह ही रहे हैं। उसके कारण जब हम ऐसी बड़ी गलती करते हैं कि जिनोसाइड के बारे में कहते हैं कि अगर इसको इग्नोर किया जाता है ये फैलता है, ये बच्चाकशी करता है, जिनोसाइडल प्रोसेस कौमों को, ग्रुप्स को समूलता से नष्ट करने की प्रक्रिया अगर ये एड्रेस नहीं होगी ये फैल जाती है, ये बंद नहीं होती है। तो मैं समझता हूं कि सामरिक दृष्टिकोण स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जम्मू कश्मीर के बारे में इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, और ऐसी त्रुटियां हैं जो कभी कभी लगता है ये सेल्फ सबवर्शन है, खुद ही आंतरिक विघटन करने की प्रक्रिया है। ये महबूबा मुफ्ती के बयानों को नजरअंदाज करके समझना कि ये नॉर्मल पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस दे रही है, ये नहीं समझना कि एक विघटन की प्रक्रिया को पीछे से चला रही है, सपोर्ट कर रही है। या किसी मान लीजिए कोई बंदा इलेक्शन में उठता है, वो वहां पे अलगाववादी भाषण करना है और आपको लगता है कि यार इसको इग्नोर करो इलेक्शन के टाइम पे, ये तो छोटा मोटा नहीं, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आएगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेनी पड़ेगी, फिर तो ये खुद भारतीय बनेगा, तो हम इसको नजरअंदाज कर सकते हैं। जो व्यक्ति कैंपेन चलाता है, इलेक्टोरल कैंपेन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर, मान लीजिए, क्या उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मेरा इससे रिलेटेड ये सवाल है कि क्या 2024 के लोकसभा इलेक्शन में क्या इंजीनियर राशिद को अगर भारत सरकार चाहती तो क्या वो चुनाव लड़ सकता था? देखिए, अगर चाहती, बिल्कुल वो रोक सकती थी। मैं इसके बारे में आप एक बात बताऊंगा कि आप, और ये सिर्फ मैं आपको एक ये पैटर्न भी बताता हूँ, ये सिर्फ वहाँ पे नहीं हुआ है, जम्मू कश्मीर में आप देख ली, पंजाब में किस किस को टिकट मिली, किसको कौन कौन इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था, अमृतपाल, अब ये उसके बाद 2 और लोग सेपरेटिस्ट। तो ये सब ये एक पैटर्न, मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडम हो गया और सरकार चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। अब देख लीजिए, आपने जो उदाहरण दिया ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का एक्सप्रेशन है। तो अब कि जब आप ये समझते हो कि एक अलगाववादी मानसिकता वाले व्यक्ति को, एक विकृत विचारधारा, सांप्रदायिक विचारधारा रखने वाले व्यक्ति को अगर हम इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कराते हैं तो वो हमारे मेन स्ट्रीम सिस्टम का एक हिस्सा बनता है, और अंतोगत्वा वो सेकुलराइज भी होता है और नेशनलाइज भी होता है। अगर मान लीजिए कि भाई हम सेपरेटिज्म को कंटेस्ट नहीं करेंगे, सेपरेटिज्म को एम्पावर करेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। जो ये सोच का दायरा है, ये विघटनकारी सोच का दायरा है। देखिए, इंजीनियर रशीद की मैं बात बताऊं, कितनी सीरियस। पहली बात है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में किसी ने भाजपा से ये सवाल नहीं पूछा आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। कश्मीर घाटी में बोथ द नेशनल पार्टीज पहली बार इतिहास में उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये कितनी जबरदस्त डेवलपमेंट है, ये कितना एक सरेंडर है इन फ्रंट ऑफ द टेररिस्ट, जिसको आप कैंपेन या टेररिस्ट स्ट्रैंगल होल्ड जो वहां पे है। किसी ने ना तो कांग्रेस से पूछा ना तो बीजेपी से पूछा आप क्यों इलेक्शन से भाग गए वहां पे। इसमें कौन सा स्ट्रेटेजिक पर्पस सॉल्व होता था, जो पर्पस बाद में आपने फुलफिल किया असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से। अब
ये जो इंजीनियर रशीद की आपने बात की, ये जेल में था, अलगावादी लीडर है, इसका कोई सेकुलर ये नहीं फेस नहीं है। जब ये कैंपेन चला, इसके खिलाफ मेन कैंडिडेट था उमर अब्दुल्ला, और कैंपेन चलते चलते उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मुझे पहले मालूम होता था कि लोग मैं इलेक्शन लड़ता ही नहीं। और कैंपेन का पीछे से आर्गुमेंट क्या बन रहा था कि इमरान खान जेल में है और जेल में रह के तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाम से किसी उनके लोगों ने उन्होंने इलेक्शन जीता। वो डायरेक्टली पाकिस्तान पैरेलल क्या चल रहा था। और ये कहा जाता था कि भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम में अंदर से अगर कोई काम कर रहा है इस्लाम का, वो इमरान खान कर रहा है, और हमको भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का अंदर से कब्जा करके एक प्रक्रिया का निर्माण करना है। और कैंपेन सारा इसने एक ऐसा स्वरूप पकड़ा कि कॉम्प्रिहेंसिवली इंजीनियर रशीद जीत गए। तो जो आप मुझे बात बोल रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि हमारी स्ट्रैटेजिक समझ उस वक्त की सिचुएशन के बारे में या ओवरऑल सेपरेटिज्म के बारे में गलत है। ऑफिशियल स्ट्रैटेजिक सोच, मैं आपकी और मेरी स्ट्रैटेजिक सोच की बात नहीं करता हूं। आप ये कह रहे हो कि जो इनको अलाउ किया गया इलेक्शन लड़ने के लिए, ये कोई ना कोई बड़ी स्ट्रेटेजिक सोच का हिस्सा था, जिसके तहत एक अपीजमेंट है कि सेपरेटिस्ट अगर चुनाव लड़ेंगे तो ये देश के लिए फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, शपथ लेंगे, तो मेन स्ट्रीम में आएंगे, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाएंगे, तो अच्छी चीज़ हो जाएगी वो। आप ये बहुत ही अच्छा क्रेडिट दे रहे हो उनको, किनको? कि वो देश के बारे में सोच रहे हैं। बेशक वो गलत सोच रहे हैं, वो गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, मैं एक पॉसिबिलिटी आप ये भी एंटरटेन कीजिए कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, लेकिन एक सिंपल सी पॉसिबिलिटी बताइए। अगर इंजीनियर राशिद वहाँ पे खड़ा हुआ या अमृतपाल और ये सब लोग यहाँ से खड़ा किए गए और खड़े करने के, इनको कंटेस्ट करने के लिए अलाउ किया गया, जो कि सरकार रोक सकती थी, तो सबसे जो ये यहाँ पे चाहे पंजाब की हिंदू पॉपुलेशन हो, चाहे जम्मू कश्मीर की हिंदू पॉपुलेशन हो, जम्मू एरियाज़ की, तो वो क्या सोचेगी? अब ये क्या सोचेगी? ये पॉलिटिकल भी तो हो सकता है। हम आपने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का गलत विचार है, लेकिन आप तो कह रहे कि अच्छी चीज़ सोच रहे हैं देश के लिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ पॉलिटिकल एंड्स को मीट करने के लिए इन लोगों को खड़ा किया गया, ताकि जो हिंदू पॉपुलेशन है वो पोलराइज हो इनकी तरफ। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, देखिए, जो कि ज़्यादा लाइकली है, देखिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें मल्टीपल बातों की। देखिए, मैं बेसिकली ये बात फंडामेंटल की बात है कि अगर हम स्ट्रैटेजिक रिस्पांस सेपरेटिज्म को डेवलप करते हैं तो हमारे सोच का क्या दायरा है। मैंने ये आपके सामने शनाख्त की कि हमारे सोच का दायरा अगर ये है कि सेपरेटिज्म को एम्पावर करने से सेपरेटिज्म ख़त्म होता है, तो ये सोच गलत है। कोई एक अपवाद हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली ये सोच हिस्टोरिकल जो एविडेंस है वो इसको सब्सटेंशिएट नहीं करती है। मैंने इमरान खान की बात की, तो इसके बारे में मुझे ये भी कहना, और ये जिम्मेवारी हमारे स्ट्रैटेजिक थिंकर्स की, ऑफिशियल स्ट्रैटेजिक थिंकर्स की है, इस बात को समझना कि एक मेजर डेवलपमेंट दुनिया में हुई है पिछले 3 दशक से ज़्यादा समय में, कि पान इस्लामिक ग्रुप्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इजिप्ट से लेके अल्जीरिया तक और पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक डेमोक्रेटिक सिस्टम में अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और डेमोक्रेटिक सिस्टम को अंदर से कैप्चर करके वहाँ की व्यवस्था को अंदर से ख़त्म करने की एक प्रक्रिया चला रहे हैं, यूजिंग द डेमोक्रेटिक डोमेन्स टू डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेटिक टेरिटरीज। प्रक्रिया ये पान इस्लामिस्ट की है। ये तो नॉर्मली इनको समझना चाहिए था। और मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि डेमोक्रेटिक और सेकुलर सिस्टम का इस्तेमाल करके एक फंक्शनल, अगर ना लीगल, मुस्लिम स्टेट बनाने की कल्पना तो शेख अब्दुल्ला ने की। इस सारी प्रक्रिया का जो पॉइनियर है, मुसलमान को ये मैसेज देने के लिए कि आप डेमोक्रेसी के अंदर घुस जाओ, कब्जा करो, फिर आपको जो चलाना है वो चलाओ, वो प्रक्रिया चल रही है। जब मैं इमरान खान का आपको एग्जाम्पल दिया, इस इमरान खान का एग्जाम्पल अगर ग्राउंड पे डिप्लॉय होता है, ये स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए। अब रही बात, कोई भी विघटनकारी जो आइडिया होता है
उसका जो पब्लिक पैकेजिंग तो नेशनलिस्ट होता है ना, कि हमने अगर इंजीनियर रशीद को दिया पार्टिसिपेट करने के लिए तो फिर इंजीनियर रशीद हमारे सिस्टम का हिस्सा बनेगा। ये रैशनलाइजेशन है, ये तो ब्रॉडली नेशनलिस्ट रैशनलाइजेशन है। लेकिन इस रैशनलाइजेशन के दायरे में आप सेपरेटिज्म को एम्पावर करते हो, आप एक ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर बनने में फैसिलिटेट करते हो। तो मैं जो आपको बार बार स्ट्रेटजिक सोच की बात बोल रहा हूं, देखिए यहां पे इस वक्त बात होती है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कहते हैं डीप स्टेट करवा रहा है। डीप स्टेट क्या है? डीप स्टेट कुछ भी हो सकता है। अगर आप चाहे पॉलिटिकल लीडर हैं या आप मिलिट्री लीडर हैं या आप, अगर आपका स्ट्रेटजिक सोच का दायरा सेल्फ डिफीटिंग है, सेल्फ सबवर्टिंग है, तो इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी। और मैं आपको कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में मेरा अनुभव, हम सब लोगों का अनुभव है, स्ट्रेटजिक जो सोच बनती है ऑफिशियल, वो सेल्फ सबवर्ट, उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जम्मू कश्मीर में सेल्फ सबवर्टिंग है, आंतरिक विघटन करने की प्रक्रिया का निर्माण करता है, और वो खुद सपोर्ट स्ट्रक्चर बनता है इसके लिए अलगाववाद के साथ। अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए भारत सरकार के पास ये तथ्य हैं, 1 मिनट के लिए मैं एग्जाम्पल के, कि भाई महबूबा मुफ्ती का अलगाववादियों के साथ कोई संबंध है, फिर उसको इलेक्शन में क्या पार्टिसिपेट करें, उसको क्यों पार्टिसिपेट करने देना है। लेकिन अगर आपकी ये सोच है कि हम इंजीनियर रशीद जैसे व्यक्ति को जो जेल में है उसको भी हम हेल्प करें किसी तरीके से कि ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो आप दूसरे लेवल की बात करते हैं। तो सारी बातें जो फ्लो हो रही हैं वो जो स्ट्रेटेजिक विजन की ही फंडामेंटल फ्लॉज हैं वहीं से आ रहे हैं सारे। मेरा मानना है, मैं पहले समझता था कि सिर्फ पॉलिटिकल क्लास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को खराब करता है, लेकिन अब मेरा मानना है कि 47 के बाद ही एक स्ट्रेटेजिक सोच जो इंडिया के लिए बनी, वो स्ट्रेटेजिक सोच हिंदू को डिलेजिटिमाइज करने की एक स्ट्रेटेजिक सोच थी बाय इम्प्लीकेशन। ये सिलसिला चलता आ रहा है, ये बंद नहीं हुआ है। इसलिए आप ये आशा नहीं कीजिए कि अगर बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली भी जो ये हाल ही का ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, इसको आप एनालाइज करके इसके सारे तंत्र को आप अनरेवल करेंगे तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि बेसिक बुनियाद जो है सोच की वो है कि वो आप खुद किसी ना किसी बहाने से सेपरेटिज्म का एक ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर बने हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है सर, बट अभी तो कोई उम्मीद सी जो दिख नहीं रही है कि कुछ बदलाव के लिए कुछ कोशिशें भी हो रही हैं, क्योंकि जो भी सरकार की सोच है वो अब यू टर्न तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेता है। किसी में भी हिम्मत होती है कि भाई अभी तक हम गलत कर रहे थे और अब हम ऐसा कुछ नया करेंगे। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो भी हो रहा है, बट क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका आखिरी में, मतलब मैं यही पूछ सकता हूँ। और ये सॉल्यूशन पहले तो ये है कि जो ये सोच है इसको कंटेस्ट करके डिफीट करना, चाहे ये स्ट्रेटजिक कम्युनिटी में सोच है या चाहे ये पॉलिटिकल क्लास में सोच है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, और वो एग्जाम्पल मैं आपको ये दे रहा हूँ कि पहलगाम मैसेकर हुआ। पहलगाम मैसेकर में टेररिस्ट ने सीधा आपका धर्म देखा और मारा। उन्होंने एक उद्घोषणा की, ये पहली बार उद्घोषणा नहीं थी। इससे पहले जो शिवखोड़ी में शिव जी की गुफा में वहाँ पे जो है, वहाँ पे बस के ऊपर अटैक हुआ, स्पेसिफिकली हिंदू होने के कारण उनको मारा। उससे पहले इसी एरिया में, जम्मू के एरिया में ही एक विलेज है जहाँ पे 10-20 हिंदू घर हैं, डांगरी में, वहाँ पे आधार कार्ड देख के मैसेकर किया गया। उससे पहले बालतल में हमला हुआ अमरनाथ यात्रियों पे। रिपीटेडली जो ये उद्घोषणाएं टेररिस्ट की हैं या टेररिस्ट सिस्टम की हैं, इनको नजरअंदाज किया गया। इनको नजरअंदाज क्यों किया गया? इनको इसलिए नजरअंदाज किया गया क्योंकि स्ट्रेटजिक लेवल पे आप मानना ही नहीं चाहते हैं, इस बात को इंपॉर्टेंस ही नहीं देना चाहते हैं कि टेररिज्म का एक आइडियोलॉजिकल पहलू है, इसका एक वैचारिक पहलू है, और वो वैचारिक पहलू इतना विकृत है। तो अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो आपकी पॉलिसीज पे क्या क्या फर्क पड़ता है। अगर पहलगाम के यात्रियों, बालतल के यात्रियों पे हमला हुआ तो आप सचेत रह जाते हैं कि भाई हम इतनी मात्रा में टूरिस्ट को ले रहे हैं, तो क्या हमारे पास सक्षमता है कि हम सबको प्रोटेक्शन दे पाएं? क्या व्यवस्था है? क्या कश्मीर में जो वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि समाज ऐसे लोगों को बचाने के लिए, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन करने के लिए अपने समाज में कैंपेन कर सकता है, अपने समाज के लोगों को रोक सकता? क्या ऐसी व्यवस्था है?
तो आप ऐसी बातों को आप समझते। व्यवस्था की आपने बात की तो मैं मतलब ये मैंने सुना है और बहुत ही क्रेडिबल लोगों से सुना है, पता नहीं कितना सच है या कितना गलत, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, बट एक आपको बता रहा हूँ कि मैंने सुना था कि वहाँ पे ये भी बोला गया कि जो भी पुलिस जो पेट्रोलिंग होती थी या आर्मी की पेट्रोलिंग होती थी कि ये ज़्यादा मतलब ना दिखे, करें या ना करें वो अलग बात है, चाहे सिविलियन में करें चाहे और करें, पर दिखे नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है फिर लोगों को लगता नहीं है कि मतलब अगर टूरिस्ट जगह पे जा रहे हो और हर जगह आपको बंदूक ताने लोग खड़े दिख रहे हैं आर्मी की यूनिफॉर्म में, तो आपको नॉर्मल सी फील नहीं होती है। तो एक गवर्नमेंट भी चाहती थी कि कहीं ना कहीं इतना मतलब सिक्योरिटी इतना दिखे नहीं टूरिस्ट को। अब पता नहीं है या नहीं, उनको हटने के लिए बोला या नहीं बोला, लेकिन बात यह है कि दिखना नहीं चाहिए चाहे आप सिविलियन में चले जाओ। इसके लिए मैं आपको एक, जो आपने बात की, मैं एक उदाहरण देता हूँ। पहली बात ये समझे कि जब टेररिज्म आ गया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। अगर सिक्योरिटी ऑपरेशन आंतरिक नहीं होते तो डेमोक्रेसी आती नहीं। फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर नहीं बनते, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर नहीं बनते, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर नहीं बनती, उनकी पार्टीज एम्पावर नहीं होती। लेकिन एक भी बार उन्होंने कभी कहा है कि डेमोक्रेसी पॉसिबल हो गई सिक्योरिटी फोर्सेस के कारण वहाँ पे? क्या उन्होंने यह मान्यता और यह आदर एक्सटेंड किया अपने सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए? पहली बात। दूसरी बात, हंदवारा में यही बात आ गई कि भाई सिक्योरिटी प्रेजेंस वहाँ पे, जो मेन सिक्योरिटी फोर्सेस का जो वहाँ पे मेन पिकेट था, उन्होंने बोला कि इसके कारण लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसके कारण लोग नाराज होते हैं। इस बात को मानना ही पहले एक आत्मघाती बात है कि जिस सिक्योरिटी प्रेजेंस के कारण लोकल फ्रीडम पॉसिबल है, डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स पॉसिबल हैं, आप जब इस बात को मानते हैं कि भाई सिक्योरिटी फोर्सेस के कारण लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ये मानते हो कि भाई लोगों के लिए अपना जो बेसिक फ्रीडम्स है ह्यूमैनिटी के, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किसी और फ्रीडम की तलाश में है। और जब इस मेन पिकेट को वहाँ पे बिल्कुल लोगों की नज़र में लोगों को जमा करके इसको डिसमेंटल किया गया, जिसके कारण इस सारे एरिया में, जिस प्रेजेंस के कारण इस सारे एरिया में इलेक्शन पॉसिबल हुए, टेररिज्म को बिल्कुल पीछे रखा गया, क्योंकि टेररिस्ट एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी डोमिनेंस इंपॉर्टेंट होता है। क्विक रिस्पॉन्स ऑफ सिक्योरिटी, ऐसा सिस्टम बनाना कि क्विक रिस्पॉन्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब इस पोस्ट को डिसमेंटल किया गया तो आज़ादी के नारे लगे, भारत के खिलाफ नारे लगे। इतना ही नहीं हुआ, बाद में इस जगह को पीस पार्क का नाम दिया गया सरकार की मान्यता से इसको पीस पार्क। तो अगर आप ये कहने के लिए तैयार नहीं हो एज ए मैटर ऑफ योर स्ट्रेटेजिक विजन कि भाई देखो, तुम्हारा बच्चा अगर जा रहा है स्कूल पढ़ने के लिए और तुम सुबह अगर यहाँ पे दुकान खुलती है और तुमको सब्जी मिलती है, तुम बच्चों के लिए दूध मिलता है, तुम्हारा बच्चा पढ़ने के लिए जा सकता है, तुम नौकरी करने के लिए जा सकते हो, तेरा एटीएम यहाँ पे जो है, यहाँ पे एटीएम पोस्ट है वो खुलता है, तुमको पैसा मिल सकता है, ये सब कुछ ये तब तक पॉसिबल। और यहाँ तुम्हारी यहाँ पे सिविल एक्टिविटी है, म्यूनिसिपल एक्टिविटी है, ये सारी होती है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। अगर आप ये कहने के लिए तैयार नहीं हो लोगों को, और इस बात को मानने के लिए तैयार हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कारण लोगों पे गुस्सा आता है, तो आप आप डिफेंड ही नहीं करना चाहते हो उन सारी इंस्ट्रूमेंटलिटीज को जिसके कारण किसी टेररिस्ट एनवायरनमेंट में, रिलीजियस टेररिज्म के एनवायरनमेंट में फ्रीडम को जिस एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट किया जाए। यह बात काउंटर लेवल पे कहीं भी नहीं की गई। मुझे बताइए कि दरगाह में वहां की लोकल रिलीजियस लीडरशिप की कंसेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे से वहां पे एक बनता है, एक व्यवस्था बनती है, एक कमरा बनता है, जो कुछ भी है, और बाद में कुछ समय के बाद कुछ लोग आते हैं वहां पे, चूंकि अशोक चक्र लगा होता है, इसको तोड़ना है, कहते हैं कि ये अंदर नहीं लग सकता है, इससे हमारी रिलीजियस सेंसिटिविटी आहत होती है। चीफ मिनिस्टर भी कहता है कि ये गलत हुआ, अपोजिशन लीडर भी बोलती है ये गलत हुआ, और यहां से कोई उनको बोलता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है। भारत की प्रभुसत्ता के चिन्ह कहीं पे भी डिस्प्ले हो सकते हैं। इंडियन टेरिटरी में भारत की प्रभुसत्ता के चिन्ह कहीं पे भी कभी कहीं पे भी डिस्प्ले हो सकते हैं। ये कहने वाला कोई नहीं है,
इस कंट्री में। ये कहने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है कि ये बात नहीं करनी चाहिए, चुप करने से माहौल ठीक हो जाएगा। तभी मैं आज बार बार आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जब तक ना ये चेंज हो जाएगा। डिनायल ऑफ जीनोसाइड की प्रोसेस पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। डिनायल ऑफ जीनोसाइड को कहते हैं क्लाइमेक्स ऑफ जीनोसाइड। और अगर डिनायल ऑफ जीनोसाइड की पॉलिसी है तो आप कहां पे एक जीनोसाइडल वॉर को मुकाबला कर पाओगे? और ये कौन बोल रहा है कि ये नहीं करना है जीनोसाइड? ये जो लोग ऑफिशियल स्ट्रेटजीज बनाते हैं वो ये लोग बोलते हैं। जब तक ना सचेत होगा भारत का नागरिक कि भाई कोई विशेष प्रोसेस है जिसमें ऐसे प्रपोजिशन को, ऐसे सोच को पेट्रोनाइज किया जाता है जो सोच आत्मघाती है, सुसाइड करने वाली सोच है, तब तक ये होता जाएगा। आपका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आपने कहा था कि भारत जो है पूरी दुनिया में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा ग्रसित देश है और इस आतंकवाद के बारे में सबसे कम नॉलेज रखने वाला भी भारत का नागरिक है। यहाँ पे भी डेलिबरेटली गवर्नमेंट ने लेस एजुकेशन और मिस एजुकेशन रखी है। मैं आपको लश्कर तोयबा का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं 2014-2015 की पुस्तक की बात भारत के विशेषज्ञ ने लिखी है। वो कहता है कि इनके कार्डर्स 500,000 है, 500,000 है। कुछ वो कहते हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा है। तो लश्कर तोयबा के बारे में ये एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई लश्कर तोयबा 25 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है और लश्कर तोयबा का फैलाव अलकायदा IS से ज़्यादा है। कितने लोगों को इंडिया में मालूम है लश्कर तोयबा के बारे में? टेररिज्म के बारे में, टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए लोगों को टेररिज्म के बारे में मालूम होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए कि लश्कर तोयबा का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका जैसे यहाँ पे कितने लोगों को मालूम है कि लश्कर तोयबा पूरे हिंदुस्तान पे को इस्लामाइज करना चाहते हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर की वो सो कॉल्ड आज़ादी के लिए नहीं खड़ा है। तो जब जैश मोहम्मद को लेके सुसाइड बॉम्बर्स जिसने बड़ी मात्रा में बनाया है, कितने लोगों को मालूम है कि दैट जो 2008-2009 तक तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में बोल रहे थे कि ये तो ख़त्म होने वाली है ऑर्गेनाइजेशन, और बाद में 2015, 16, 17 में ये मेजर सुसाइड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर के आई और सुसाइड अटैक्स ने किया। इस बात पे एम्फेसिस रखा गया कि पहले कितने हो रहे थे आतंकवादी घटनाएं और अब कितनी हो रही, क्लेम किया गया था हम तो जीत रहे हैं। इस बात पे एजुकेशन ही नहीं थी कि जैश मोहम्मद एक्टिवेट हो रहा है, अफजल गुरु ब्रिगेड बना है, अफजल गुरु ब्रिगेड का ये लक्ष्य है। कितने लोगों को मालूम है कि ये फिदाई अटैक क्या होता है, फिदाई अटैक के पीछे प्रेरणा क्या होती है, इसके पीछे एजुकेशनल का सिस्टम क्या होता है, लोगों को कैसे तैयार किया जाता है। जब आम नागरिक को, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू को, जब ये बात मालूम होगी तो बहुत से लोग अपने दाएं बाएं देखेंगे, यार कोई मेरी ही शक्ल में, मेरे ही घर में, मेरे ही कपड़े लगा के कुछ और तो नहीं कर रहा है। लीस्ट एजुकेटेड अगर पॉपुलेशन दुनिया में कहीं पे है तो उनमें से भारत भी एक होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत ही, लेकिन ये सिचुएशन है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में टेररिज्म के बारे में एजुकेट करना, उनको लगता है कि ये कोई किसी और के लिए काम कर, नहीं, ये हमारा काम है, क्योंकि टेररिज्म सिविलियन डोमेन से ऑपरेट करता है। और अगर सिविल सोसाइटीज के बारे में अनभिज्ञ है तो इससे बड़ा घात क्या हो सकता है, इससे बड़ा आंखें मूंदना क्या होता है। ये भारत की प्रॉब्लम है। तभी मैंने कहा स्टार्ट पे आपको कि भाई ठीक, अच्छी बात है कि डॉक्टर्स का एक जमावड़ा, डॉक्टर्स का एक ग्रुप किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ऑपरेट कर रहा था, इसको पकड़ा गया, इसके तंत्र को, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये समझना कि ये पहली बार हुआ है, ये मिस एजुकेशन है, ये डिस्टॉर्शन है। ये डिस्टॉर्शन करने की क्या जरूरत है? मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं इस टेररिज्म के बारे में। ये कहा जाता है कि भाई आज हमला हुआ, इसमें 4 फॉरेन मर्सनरीज थे और 2 लोकल्स थे। ये नॉर्मली आपको डिवीजन पीछे स्ट्रेटेजिक सोच क्या है, वो क्या इंप्रेशन बनाना चाहते हैं कि लोकल इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो साइड कंसर्न। अच्छा, लोकल इसमें पार्टिसिपेट, ये सब कुछ पाकिस्तान से आ रहा है। अब देख लीजिए खतरा क्या है कि जो जैश मोहम्मद की एक्टिविटी जो कश्मीर में बढ़ी है, इन इट्स लेटेस्ट साइकिल, फिर से सिक्योरिटी, भारत के ही सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने लिखित रूप से ये रखा है कि भाई इसको लोकल लड़के चला रहे हैं। रिएक्टिवेशन ऑफ जैश मोहम्मद वाज डन
जो ये जैश मोहम्मद आपके सामने आ रहा है, ये इट वॉज डन बाय द लोकल लीडर्स। अगर लोकल लीडर्स ये कर रहे हैं, इस बात को अगर आप समाज तक लाएंगे कि भाई हमको ये चिंता का विषय है, ये तांत्रे कौन है, ये फलानी कौन है, मान लीजिए मैंने नूर मोहम्मद तांत्रे की बात की, कहते हैं कि लेटेस्ट साइकिल में जैश मोहम्मद की एक्टिविटी कश्मीर में इस तांत्रे के माध्यम से हो गई या ऐसे इसके ग्रुप के माध्यम से हो गई। ये एजुकेशन अगर आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हो, आप किसको बचा रहे हो या किसको आप कर रहे हो, कॉर्नर कर रहे हो, किसी आप आत्मघात कर रहे हो। तो टेररिज्म को लेके लोगों की समझ, इसका वैचारिक स्वरूप क्या है, कौन सा तंत्र इसके साथ जुड़ सकता है, ये क्या करना चाहते हैं। इसमें मैं एक और बात बताऊंगा कि 3000 किलोग्राम के करीब एम्यूनिशन, 2900 के करीब किलोग्राम के करीब एम्यूनिशन पकड़ा गया। लोगों के लिए क्या एजुकेशन होनी चाहिए कि भाई जो ये ग्रुप है, चाहे 4 का है 40 का है, ये बहुत बड़े पैमाने पे वायलेंस करना चाहता है। इस टेररिस्ट को पकड़ा गया जो कहता है रिसिन बनाएगा और जहर मिलाएगा। ये एजुकेशन समझ, ये लोगों को बोलना कि भाई जो टेररिस्ट है वो छुटपुट घटना नहीं करना चाहता है, वो बहुत बड़े पैमाने पे घटना करना चाहता है। और इसमें मैं बार बार ये उदाहरण देता हूं कि 9/11 जो अटैक हुआ ट्विन टावर्स पे अमेरिका में, उससे पहले जो भी अटैक्स हुए थे अमेरिकन एम्बेसीज पे, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे, उन सारी बातों को, सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं होने दिया। लोगों के सामने इसको एक इंपॉर्टेंट इवेंट के रूप में माना ही नहीं गया जब तक 9/11 हुआ। और 9/11 हुआ, पूरे दुनिया का जियो पॉलिटिक्स चेंज हो गया। टेररिस्ट क्या करना चाहता है, टेररिस्ट ग्रुप की स्ट्रैटेजिक सोच क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन कि टेररिस्ट कितने हैं। 4 टेररिस्ट न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि उसके साथ 4 लाख लोग हों। अगर आप कहोगे कि ये कोई साधारण 4 ही टेररिस्ट हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं, इन घटनाओं का कोई मतलब ही नहीं। और अगर स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी समझती है कि हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच रखेंगे, मेरे समय, हमारे समय में कितनी घटनाएं घटी और पहले कितनी घटनाएं घटी, तो वो आंखों पे पट्टी बांधने वाली बात होगी। देखिए, नंबर ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स घटे हैं भाजपा के टाइम पे, सोफिस्टिकेशन ऑफ मिलिटराइजेशन ऑफ टेररिज्म बढ़ी है। एक हफ्ते से, 1 महीने से भी ज्यादा समय तक एनकाउंटर चल रहे हैं और ये छुपे नहीं हैं। और बहुत ही स्पेशल फोर्सेस के लोग कितने हमारे कैजुअलिटीज किए, उनके वेपन्स हमसे बेहतर हैं, उनकी कम्युनिकेशन हमसे बेहतर है। कितने एम्बुशेस हुए थे सर, इस पहलगाम से पहले हर महीने एम्बुश होता था। आपने ये बात आपने यूज किया अप्रोप्रिएट वर्ड, जिसको हमने वहां पे सरकार ने कहा ये एनकाउंटर हुआ। टेररिस्ट अपनी प्रेजेंस को डिक्लेयर करता है, सिक्योरिटी फॉर्मेशंस को इनवाइट करता है, मेरे पीछे आओ, और जो उसके लिए एडवांटेज पॉइंट है वहां से वापस करता है हमला और आपकी कैजुअलिटीज लेता है, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस के बहुत से लोगों ने कहा यह एम्बिशियस है। ये आपका चिंता का विषय होना चाहिए कि या ये आपके लिए एक बड़ा मापदंड होना चाहिए कि कांग्रेस के टाइम पे इतनी घटनाएं हो रही थी और हमारे टाइम पे इतनी घटनाएं हो रही। ये तो ट्रिविलाइजेशन है ऑफ टेररिज्म। तभी मैंने आपको कहा ट्रिविलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन और सेकुलराइजेशन, ये 3 एट्रीब्यूट्स हमारी स्ट्रेटजिक थिंकिंग है, इसको अबंडन करना चाहिए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सर, बट थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत लोगों को एक कुछ झटका तो लगेगा कि क्या हो रहा है और कहाँ पे हम, मतलब इतने फंडामेंटल लेवल पे कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो पा रही हैं। बट थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। बहुत सारी और बातें भी करनी थी बट आपको जाना है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैंने 2-3 और इश्यूज़ थोड़े हाईलाइट किए हैं, उस पर बात करेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते।